क्लास मैं ही ले रहा हूँ। नेक्स्ट वीक में 10 से ले रहा होगा फिर क्लास, जो रिमेनिंग आपके टॉपिक्स रहेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए। अभी तक कोई किसी का सवाल है मेरे से? सिक्योरिटी टोकन में और यूटिलिटी टोकन में बेसिक फर्क क्या आता है इसमें? इनके दोनों काम तो एक नहीं कर रहे होते। सिक्योरिटी टोकन वो टोकन होते हैं जो सिक्योरिटी की डेफिनेशन में क्लासिफाई करते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। और अगर वो उसमें क्लासिफाई करता है तो उस पे उस गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई हो जाते हैं, जो उस कंट्री की सिक्योरिटीज पे वैलिड होते हैं। जिस तरह सिक्योरिटीज से मुराद ये कि बॉन्ड्स हैं, शेयर हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारी क्या है, ये सिक्योरिटीज हैं। तो सिक्योरिटी टोकन उस डेफिनेशन, क्योंकि कंट्रीज के अंदर ब्लॉकचेन की जो रेगुलेशन आई है वो सिक्योरिटी, वो पूरे ब्लॉकचेन पे नहीं अप्लाई होती। वो ब्लॉकचेन में अगर कोई कंट्री फाइनेंस एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उस सिक्योरिटी को अगर ट्रेड करना चाह रहा है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाई करता है, तो वो उस कंट्री की रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है ना, उसका ये सिंपल है सारा। पाकिस्तान में क्या कोई रूल फॉलो हो रहे हैं इसके लिए? जी सॉरी, रिपीट करें सवाल अपना। पाकिस्तान में कोई इस किस्म का रूल फॉलो हो रहे हैं सिक्योरिटी टोकन्स के लिए? पाकिस्तान में ऐसी कोई रेगुलेशन अभी तक नहीं आई है। दुबई, अबू धाबी, सऊदीया और बहुत सारे यूके के अंदर और बहुत जर्मनी के अंदर बहुत सारे कंट्रीज के अंदर रेगुलेशन आ चुकी हैं। उधर क्रिप्टो कंपनी रेगुलेशंस आ चुकी हैं और कंपनी स्टार्ट भी हो गई है। सिक्योरिटी टोकन के बेस पे हम यूटिलिटी टोकन इशू करते हैं। यूटिलिटी टोकन सिक्योरिटी टोकन के बीच वाले, सिक्योरिटी टोकन अलग चीज है, यूटिलिटी टोकन अलग चीज है। अच्छा, वैसे हम जो रिलेटेड हो एनएफटी से रिलेटेड है हम, मगर मैं थोड़ा सा डाउट से स्टार्ट करूंगा। ये हमारी एक टॉपिक एक हमारा रह गया था, इसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिस्कस करने के लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ प्लीज। आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी सर। चले, अभी तक हमने जो डाउ पढ़ा है आप क्लियर, मैं अभी आप लोगों से पूछूंगा क्योंकि आप लोगों ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट, एक मिनट कर देता हूँ। स्टार्ट हो गई है रिकॉर्डिंग, मेरे ख्याल से आपको रिकॉर्डिंग का आइकॉन बना हुआ आ रहा है ना आपकी स्क्रीन के ऊपर? जी सर। अच्छा, डाउ क्या होते हैं, कौन बताएगा मुझे? क्विकली बताएं ताकि मुझे पता लगे कि आपको वो जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो आप लोग इन्वॉल्व होते हैं। प्लीज क्विकली, डाउ क्या जी होता है? सॉरी, मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग का वो नहीं आया। मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट, हाँ पॉज की रिकॉर्डिंग सही कहीं Recording in progress. क्लास में। ठीक है, अब आ गई हम रिकॉर्डिंग से। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हम जो पढ़ेंगे वो डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों ने ये नाम बहुत दफा सुना होगा, बहुत दफा हमने इसको बिट एंड पीसीज में मगर आज थोड़ा सा हम क्विकली है ना इसको गो थ्रू करके इसकी जो चीजें हैं ना उसको डिस्कस कर लें। तो अनसब साहब आप कुछ कह रहे थे, मनसूख साहब सॉरी। नहीं सर, मैं वो कह रहा था उसका तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मेरे पास मतलब चलिए, डाउ वो नहीं डाउ को आया थोड़ा था। सा, जी जी। डाउ को कौन क्विकली बताएं, क्विकली बताएं डाउ की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डाउ क्या है और ब्लॉकचेन में क्यों डाउ की इंपॉर्टेंस है। क्विकली मुझे दो तीन चार लोग बताएं आप में से, जल्दी जल्दी। सर, सर एक ये प्लेटफॉर्म है जो ये प्लेटफॉर्म है? नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं है ये, एक जिसमें जिसमें जो है ना इसको हम अपने एक एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं जिसके अंदर वो जो है ना एप्लीकेशन। ब्लॉकचेन पर रन करेगा। सही है, और कोई ऐड करेगा? बेसिकली तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है ब्लॉकचेन के हवाले से देखा जाए तो। लेकिन ये इसकी जो गवर्नेंस होती है वो टोटली डिसेंट्रलाइज होती है।
जैसे अदर कंपनीज की गवर्नेंस जो होती है वो स्पेसिफिकली या तो गवर्नमेंट के पास होती है, अगर प्राइवेट कंपनी हो तो उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर डायरेक्टर्स होते हैं। लेकिन इसमें जो गवर्नेंस है वो सारी जो है डिसेंट्रलाइज होती है, उसकी एक मैकेनिज्म बनाया होता है, उसके बिल्कुल थ्रू ये रन कर रही होती है लाइक अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सारा काम हो रहा होता है, आपने जो भी अपनी लॉजिक है वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखनी है, उसको मेंटेन करना, चलाना, उसके अगेंस्ट यूटिलिटी प्रोवाइड करना, वो सारा डिसेंट्रलाइज होता है, यानी किसी एक के हाथ में नहीं होगा वो। बिल्कुल सही और टो, explain किया। इससे और बेहतर कोई टोकन एक्सप्लेन कर होल्डर्स, सकते हैं प्लीज? जी जी प्लीज। जी जी, मैं सिर्फ ऐड करूंगा कि जिस तरह शेयर होल्डर्स अपनी शेयर होल्डिंग की बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, यहाँ पर वो टोकन होल्डिंग की बेस पर डिसीजन हो रहा होता है। और डिफरेंट प्रपोजल्स जो कोई प्रेजेंट करता है, तो फिर उसके ऊपर वोटिंग करके फिर उस डिसीजन को एक्सेप्ट किया जाता है, और मेजॉरिटी डिसीजन जिसके फेवर में आता है, और फिर वो प्रपोजल इम्प्लीमेंट होता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो या प्रोटोकॉल को इम्प्रूव करने का हो, वट एवर। तो वो टोकन होल्डर्स डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर, अ, उसके डिफरेंट प्रपोजल्स के ऊपर। बिल्कुल सही कहा। एक और कोई मुझे ऐड करे प्लीज, कोई और भी कंट्रीब्यूट करे। इसका मतलब कॉन्सेप्ट सबके क्लियर है, ये कोई सर ज्यादा इसमें कंफ्यूज मैं लगा सिर्फ ये। ये ऐड करूँगा कि जो मंसूर साहब ने कहा है कि पार्टिसिपेशन जो होती है वो थ्रू टोकन होल्डिंग होती है, जिसके पास जितने ज़्यादा टोकन होंगे उसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। और जो भी प्रपोजल आता है उसका एक टाइम टू लिव होता है कि इस पीरियड के दौरान अगर इतने परसेंटेज ऑफ वोटर्स ने जो है इस पर वोट कर दिया या जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, तकरीबन सबने ही ठीक ही कहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, कुछ आप लोग को फुल स्क्रीन नजर आ रही है, छोटी स्क्रीन नजर आ रही है? समय आपका व्यू नज़र आ रहा है, प्रेजेंटर व्यू आ रहा है, एंड आप यूज़र सही का था ना? आप सही। सही। अब ठीक है। सवाल मेरा ये, मैं बेसिकली सुनना चाह रहा हूँ कि कोई हमसे पूछे कि डाउ क्या होता है, तो हम उसको एक लाइन में किस तरह डिफाइन करेंगे? इट्स अ डिसेंट्रलाइज कंपनी सॉर्ट ऑफ थिंग, कि अगर कोई कंपनी है जिसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट बट इट्स डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिजिटल। जिसका वो कंपनीज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वो बेसिकली ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पा रहा है मुझे लग रहा है। तो जिसका थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज, जी जी। कंपनीज अगर और, इसको, हाँ, नहीं, मैं भी उसको इसी तरह लेता हूँ। मैं भी अगर कोई मुझे एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है ना, तो मैं उसको यही बातें कहता हूँ जो आप लोग कह रहे हैं, कि कंपनीज की तरह ये, इस तरह इसके गवर्नेंस टोकन होल्डर्स होते हैं, जिस तरह वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है, ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्ट हो सकता है। जिस तरह कंपनीज की शेयर बोर्ड मीटिंग्स होती है, इस तरह का उधर कोई चक्कर नहीं होता, इसमें गवर्नेंस टोकन होल्डर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यही, इसी तरह मैं भी कंपेयर करता हूँ कंपनी से, उसको इसी तरह समझता हूँ, और मेरे ख्याल से यही सबसे बेस्ट है इसको समझने का। डाउ इज बेसिकली अ रिसेंट ना, एक नई तरह की एप्लीकेशन है इस ये, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये भी एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ही है। तो पीसेज ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या बंच ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मिलके डिप्लॉय होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन को प्रोमोट करती है, और एक लेगेसी सिस्टम, एक नई फॉर्म है, नई फॉर्म ऑफ कंपनीज है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। बेसिकली पार्टिसिपेंट मिडलमैन से कंप्लीटली ऑटोनोमस रन करती है, कोई हायरार्की फॉलो नहीं करती। गवर्नेंस स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि तो सारे जो इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इसके मालिकान हैं, जो इसके डेवलपर्स हैं, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब एक अपॉर्चुनिटीज हैं सबके पास उस प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट करने, उस प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव करने के लिए, और उस प्लेटफॉर्म से करने के लिए, जिसके पास जितना शेयर है वो परसेंटेज ऑफ टोकन होल्डर्स की फॉर्म में है। और ये ब्लॉकचेन पावर्ड कंपनीज है टेक्निकली अगर बोला जाए,
और वेब 3.0 की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ये फॉर्म होती है। मॉडर्नाइज द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल एज अ मीन ऑफ एफिशिएंट एंड डेमोक्रेट। ये बेसिकली मुझे एक डेफिनेशन मुझे मिली थी जो सबसे बेहतर मुझे लगी। मॉडर्नाइज द फॉर्मेशन ऑफ टैलेंट, क्योंकि नॉर्मली उस ऑर्गेनाइजेशन में या कॉन्ट्रीब्यूशन में कोई ज़्यादा टैलेंट हो सकता है तो उसको भी अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलेगी। नॉर्मली वो सीईओ लेड नीड होती है या तो वो बहुत सारे आइडियाज वहाँ टॉप तक नहीं पहुंच पाते। इसमें ऐसा 1% टोकन होल्डर भी इनिशिएट कर सकता है, अपने आइडियाज कंट्रीब्यूट कर सकता है और इससे होती है कंपनी में। दिस टेक्नोलॉजी फोर्सेस टेक्नोलॉजिकल फोर्स कैन पेव द वे ऑफ पॉजिटिव सिस्टमेटिक चेंज। अग्री करते हैं सब इस बात से? चले, वेब 3.0 सबको पता है कि हम जो आज वेब उसमें सिर्फ रीड कर सकते थे, रीड राइट के ऊपर वेब 2.0 आया, जिस तरह सोशल मीडिया का बर्थ हो मिड ऑफ 2004 2005 से, फिर वेब 3.0 आया जिसको चेन एसेट कह सकते हैं और अब ओन कर सकते हैं एसेट इन फॉर्म एनएफटी। एनएफटी हमारा आज की, तो आज हम थोड़ा सा एनएफटी को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा और पॉइंटर्स पढ़ लेते हैं। जो वेब 2.0 था वो बेसिकली उसका जो पर्सनलाइज फेल्स टू डिलीवर डेटा पार्टिसिपेशन। सब वेब 3.0 को ही करते हैं कि ये थर्ड जनरेशन ऑफ इंटरनेट है। इसमें क्रिएटर्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लाया है, जो ओनरशिप और गवर्नेंस का चक्कर आया है इसके। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। वेब 3.0 ने जो इनेबल किया ना ओनरशिप और गवर्नेंस का सिस्टम इंट्रोड्यूस, इंटरनेट पे मौजूद नहीं था। ब्लॉकचेन सिस्टम्स क्या होते हैं? ट्रस्टलेस होते हैं। हम मल्टीपल टाइम पढ़ चुके हैं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है फर्दर। देयर इज नो नीड टू थर्ड पार्टी टू एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन। जिससे आज से पहले होते थे, मिडल मैन होते थे, उसको ऐसे एलिमिनेट कर रहे हैं। जितने नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, अब हो सकता है ऊबर भी एक हिसाब से अगर देखा जाए तो मिडल मैन ही है ना। ऊबर खुद वो खुद कमीशन ले रहा है, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। तो हो सकता है जो नई फॉर्म ऑफ ऊबर है जिसमें ड्राइवरलेस गाड़ियां हो, ऑटोमेटिक उसके अंदर बिल जनरेट हो रहे हो, ऑटोमेटिक वो गाड़ियां अपनी ऑटोमेटिकली पेमेंट ब्लॉकचेन के थ्रू एग्जीक्यूट हो रही हो, तो एक नई फॉर्म की तो वो डाउ ऊबर भी बन सकती है अगर उसका एडवांस फॉर्म अगर अज्यूम किया जाए। ब्लॉकचेन इनेबल ट्रांजैक्शन टू यूज ट्रस्टलेस बाय ब्लॉकचेन। अच्छा, अब दिस ट्रांसफॉर्मेशन we adapted response to tension given the सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली ज्यादा बेहतर वर्ड है। अगर कोई हमसे पूछे ना डाओ क्या है, तो डाओ का जो बेसिकली अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो ना, तो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा जो डेफिनेशन या सबसे अच्छा जो सिनोनिम हो सकता है वो सेल्फ। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? दैट इनेबल पार्टिसिपेट टुवर्ड्स अ कॉमन गोल ऑन अ ट्रस्टलेस नेटवर्क। कितने लोग अग्री करते हैं सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है? जी बोले आसिम रजा साहब। जी सर, मैं वोट दे रहा हूँ, यही वोटिंग ही है सेल्फ क्या बात है, गवर्निंग। क्या बात है। देखिए ये भी ये उसकी देखिए एक स्टार्ट कर दिया उन्होंने, एग्जाम्पल। डाउ डाउ स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अच्छा, डाओ भी एक किसी कंपनी की तरह ही है, जिस तरह गूगल या उबर या इस तरह की कोई कंपनी देखते हैं ना, ये भी एक नॉर्मल कंपनी की तरह नहीं है। मगर इसका जो डिफरेंस है ना, ये ऑटोनोमस है, सेल्फ गवर्नेंस है। इसके जो ऑपरेशन है ना वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। डे टू डे ऐसा नहीं है कि कोई मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव करो, वो एक अप्रूवल लिख के हमने कोडिंग कर दी है, उस कोड के मुताबिक वो डिसीजन मेकिंग या उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूट होता चला जा रहा है विदाउट द ओरिजिनल क्रिएटर। जो उसके ओरिजिनल क्रिएटर थे उसकी डे टू डे इन्वॉल्व की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरह जिस तरह डायरेक्टर्स की डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ये भी एक, मगर उसमें जो नीचे स्टाफ होता है उसकी तो इन्वॉल्वमेंट होती है ना। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में कोई बॉस नहीं होता, कोई
आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है, टेक्स्ट नजर आ रहा है? प्रेजेंटेशन नजर आ रही है। टैक्स नजर आ अच्छा, वही जिस तरह हमने बात की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाते हैं, बेसिकली जो डाओ जो है ना, ये कलेक्शन ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है मेनली रिटन ऑन इथेरियम। अच्छा, फिर क्या है, चले वो हम आगे जाके एक हम वेंडिंग मशीन की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेट, पूल, कैपिटल। अच्छा, इसमें जो दो ये क्वालिटीज है, कम्युनिकेट कर सकते हैं डाउ मेंबर्स। डाउ मेंबर्स कौन है? गवर्नेंस टोकन होल्डर्स है, आपस में कम्युनिकेट कर सकते थ्रू अ सिस्टम जो डिवाइस किया हुआ है। कैपिटल पूल कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं उसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि अगर वो सेल्फ गवर्नेंस है तो उस पर सिस्टमेटिक है, मगर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है उसमें। और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट किस किस फॉर्म में है वो further they can democratize the future and coordinate decision making। अच्छा, डिसेंट्रलाइज है, ऑटोनोमस है, ये बस आप लोगों के लिए मैंने पढ़ने के लिए कुछ डाल दिए। कम्युनिकेट, टूल, वोट, डेवलप, ये भी हमने देख लिया। टीम्स होती है, बिजनेस टोकन स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिकली क्या क्या बेसिकली लेयर्स होती है। उसकी टीम होती है, एक डाओ की क्रेडिट में अगर उसको स्टडी करना हो किसी डाओ को, तो उसके टीम के मेंबर्स की क्रेडेंशियल, उसका बिजनेस मॉडल क्या, उसके कॉम्प्लेक्स टोकनॉमिक्स है, उसकी ब्रांडिंग किस तरह, पीआरएन ब्रांडिंग या मार्केटिंग वाला सेक्शन कह लें, उसका उसका लीगल मैकेनिज्म, अगर वो कोई सिक्योरिटी टोकन या कोई लीगल एंटिटी या किसी जुरिडिक्शन में वो कर रहा है। फिर उसको मजीद अगर उसको स्ट्रक्चर है या कोई डायग्राम बनाया जाए तो इस तरह का उसका डायग्राम बनेगा। ब्लॉकचेन का डाओ का बिजनेस मॉडल, बिजनेस हो गया, गवर्नेंस हो गया, उसका इंसेंटिव हो गया। और सेंटर में अगर देखा जाए तो उसकी उसकी एसेंस है। और टोकोनॉमिक्स में भी अगर देखा जाए तो उसका इंसेंटिव मैकेनिज्म किस तरह मेंबरशिप, नेटवर्क और पार्टिसिपेंट को कंट्रीब्यूट करा, जिस तरह हमने लास्ट पढ़ा था। ये तो हम टोकोनॉमिक्स की स्लाइड देख चुके थे। ये एग्जांपल दिया एक मेरे यूट्यूब का चैनल जिसको टोकोनॉमिक्स देखा थे, फिन मैट्रिक्स शायद नाम है इस चैनल का। तो इसमें जो एग्जांपल दिए ना, ये आप ये कहते हैं कि आप है ना डाउ कंज्यूम करोगे। अभी जो एक वेंडिंग मशीन है ना हमारी, वो हमें तो बहुत ऑटोमेट है, मगर वो ऑटोमेट नहीं है, वो टोटली पीपल डिपेंडेंट है। हमारी जो आजकल पैसे डालते हैं तो कोल्ड ड्रिंक या चिप्स वो जो निकलते हैं, तो वो बाहर तो बड़ी मशीन हो गए हमारे, वो बाहर तो बड़ी ऑटोमेटेड मशीन लगती है, मगर वो टोटली ह्यूमन डिपेंडेंट है। उसमें कैश डालने के लिए, निकालने के लिए, कार्ड डालने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसको ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, वो सब ह्यूमन डिपेंडेंट है। वो किसी भी तरह फुली ऑटोमेटेड नहीं है, पावर पे डिपेंडेंट है। उसको मैनुअली लाइट चले जाए तो बंद हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो ह्यूमन को इंटरलिंक रिपेयर करने जाना पड़ेगा। उसकी अगर कोई ट्रे अटक गई, वेंडिंग मशीन है तो वेंडिंग मशीन को ऑर्डर सामान अगर खत्म हो जाए तो उसको इंसान लाके रिफिल करता है। पैसे निकाले जाते हैं उसमें, फिजिकली पैसे फिजिकली उसी के अंदर ट्रे मौजूद होती है। तो अगर ये फर्ज करें, अज्यूम करें अगर ये हाउ पे चले जाए वेंडिंग मशीन, तो वो खुद ही ऑर्डर करेगी, खुद ही ब्लॉकचेन पे चल रही होगी, नॉन स्टॉप इंटरनेट से कनेक्टेड होगी, उस पर कोई डाउन टाइम नहीं है। तो हम कहते हैं ना कि बंद हो जाए तो डाउन टाइम जीरो हो जाएगा। वो खुद ही ऑर्डर कर रही होगी ब्लॉकचेन पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, खुद ही उसमें पेमेंट ब्लॉकचेन पे टोकनाइज फॉर्म में क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट रिसीव होगी। उस मशीन को टेक्निकली इतनी बार हाथ नहीं लगाना पड़ेगा जितनी आज उसको इंटरवेंशन इन्वॉल्व है। फर्ज करें अब वॉलमार्ट, वॉलमार्ट अभी अगर देखा जाए एक कंपनी, नेटफ्लिक्स या वॉलमार्ट या गूगल, उसमें क्या होता है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो हर डिसीजन पे वोटिंग करते हैं। वो वोटिंग मैनेजमेंट, पहले मैनेजमेंट कोई प्रपोजल पिच करती है, उस पे वोटिंग होती है। वोटिंग मैनेजमेंट सीईओ को पिच करता है, सीईओ बोर्ड को पिच करते हैं और फिर वो अप्रूव करता है। अगर ये डाउ बेस हो तो उस पर ये सब सिलसिला नहीं होगा, स्टेप्स
सारे स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक हो जाएगी, स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी, कोड ड्रिवन होगी वोटिंग। अच्छा, डाओ बेस्ड वोटिंग या डाओ बेस्ड सिस्टम के अंदर जो हायरिंग फायरिंग का मैकेनिज्म है, ऐसा सैलरी इंक्रीज जिस तरह एम्प्लॉइज के कंपनीज के अंदर होता है, वो उस तरह नहीं होगा। सब हर चीज वोटिंग पे हो रही होगी। ऐसा नहीं है, बाइस नहीं हो सकेगी किसी एम्प्लॉइज के साथ। अच्छा, हर चीज वोटेबल होगी। फिर ट्रस्टलेस होगी, सीईओ या लीड मैनेजर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कोई करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, कंपनी बंद नहीं हो सकती इतनी आसानी से अनलेस एक वोटिंग मैकेनिज्म सब एक अगर वोटिंग पे रिलायबल होती है कंपैरेटिवली टू ट्रेडिशनल कंपनी, ओपन सोर्स होती है, एवरीबॉडी नोज ऑपरेट करती है, ट्रस्ट का एलिमेंट ज्यादा होता है। मगर इसके साथ साथ तो वल्नरेबल टू अटैक्स एंड डाउन हैक हो सकते सम एक्सटेंट, और हुए भी हैं। फिर कोई बिजनेस सीक्रेट का, हर चीज ओपन सोर्स होती है, हर चीज सबको पता होती है, डेवलपमेंट का चैलेंज हो जाता है वहाँ। आप किसी बिजनेस सीक्रेट, आपकी मैकेनिक्स इसी तरह ना कोई अच्छा प्लेटफॉर्म हमें लगता है तो हम उसका वाइट पेपर पढ़ के उसको, और मोस्ट प्रोबेबली उसके अच्छी कंपनीज होती है तो उसके रेप्लिका बनने स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है जो आपने शेयर कराया ना लिंक, यूएस के अंदर वो बहुत सारी कंपनीज के अंदर, जिस तरह मैंने बताया कि कंपनीज अब लीगलाइज होनी स्टार्ट हो गई है, मगर अभी बहुत कम कंट्रीज है। और मिडिल ईस्ट में तो बहुत स्पीड से काम हो रहा है इस हवाले से। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हाउस से रिलेटेड, रियल वर्ल्ड एग्जांपल मेकर डाओ हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। ये इस तरह की कंपनी अभी बहुत स्पीड से बनती जा रही है। ये इंसिडेंट क्या है? ये द डाओ नाम जो 2016 में टेक्निकली हैक हो गई थी, जिसमें $50 मिलियन वर्थ इथेरियम हैक हो गए थे। इस इंसिडेंट के बाद जो एक्चुअल इथेरियम था वो इथेरियम क्लासिक हो गया था, और जो अभी आज नया इथेरियम है वो उस इथेरियम का फोर्क है, जो उसको काउंटर करने के लिए उस हैक के बाद इन्होंने एक रिवाइज इथेरियम का वर्जन बनाया। ये वो है इसकी डिटेल और किसी को कोई ऐड करना चाहेगा? कासिम भाई आप हैं क्लास में? मेरे ख्याल में जो इसमें दो उन्होंने कंपनी बना दी थी, एक तो अपग्रेड कर लिया था अपने आप ईथर पे, और दूसरे ने जो है ना उसी सिस्टम को इम्प्रूव किया, उसी सिस्टम को चला। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप कुछ ऐड करेंगे सर? ये कुछ लिंक्स हैं, ये आप इसको देख लीजिएगा। अब हम जो दूसरा टॉपिक हम क्विकली करते हैं वो है एनएफटी के बारे में। कोई सवाल है यहाँ तक? एनएफटी क्या है, कौन एक्सप्लेन करेगा? वन लाइनर कोई बता सकता है एनएफटी को, हम अगर एक लेमैन को हमें समझाना हो तो? टोकन है, यूनिक टोकन है, जो एक टोकन दूसरे से मिलना नहीं है। जिस तरह अभी पेंटिंग्स हैं, दो तरह की पेंटिंग हो सकती हैं, लेकिन आपस में मैच नहीं करेंगे, दोनों की वैल्यू अलग है, दोनों की जाना कैटेगरी अलग हो सकती है। और सर ये भी कह सकते हैं कि यूनिक डिजिटल एसेट इज यूनिक डिजिटल एसेट दैट कैन बी ओन्ड, ये ज्यादा बेहतर है मुझे कहते होगा। राइट। यूनिक डिजिटल एसेट दैट कैन बी ओन्ड बाय, और अगर ये आपके पास होगा तो किसी और के पास नहीं होता। ये बेसिकली ओनरशिप। अच्छा, ब्लॉकचेन ने बेसिकली क्या, ये जो अगर क्रिप्टो करेंसीज की बात तो उसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया था? एक बड़ा यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व किया था क्रिप्टो करेंसीज ने, डबल स्पेंडिंग डबल स्पेंडिंग का प्रॉब्लम। इसी तरह जो सॉल्व किया ना प्रॉब्लम
बेसिकली जो डिजिटल एसेट के साथ प्रॉब्लम था ना कि कोई भी को कॉपी कर दे सकता था, किसी भी तरह के डिजिटल एसेट को कॉपी करना बिल्कुल इजी था। उसकी कोई ओनरशिप क्लेम करना या ओनरशिप जो असल ओनर भी होता था ना क्लेम नहीं कर सकता था। यही आप देखें, आप म्यूजिक के साथ यही हो रहा था ना कि कोई एक सॉन्ग डिजिटल फॉर्म में एक दफा अगर आ गई, उसकी जितनी भी कॉपीज बना लें, उसके एक्चुअल ओनर को 1 रुपया भी नहीं मिलता था टेक्निकली। उसकी सीडीज बना लें, उसको म्यूजिक साइट डाल दें, मुख्तलिफ साइट पे मुख्तलिफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग पड़े होते हैं, वो एक्चुअल ओनर को पता भी नहीं होता कौन कौन सी साइट पे उसका गाना चल रहा है और डाउनलोड हो रहा है कितनी बार, ये भी नहीं पता होता। ऐसा ही है, अग्री करते हैं ये बात सब आप? जी सर। तो ये जो एनएफटी ने ना ये बड़ा इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है कि डिजिटल एसेट्स की जो मल्टीपल कॉपीज बन जाती है और एक्चुअल ओनरशिप को कुछ नहीं मिलता ना। अभी यूनिक ओनरशिप का कॉन्सेप्ट लाया है डिजिटल एसेट का। एक ही तो वैसे एक ही दफा होगा, वो तो फिर नॉन फंजेबल नहीं कहलाएगा अगर वो मल्टीपल हो। तो जिस तरह सॉन्ग है उसका एनएफटी वैसे बन सकता है और बनेंगे भी। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। उसकी एनएफटीज आर डिजिटल टोकन recorded on a blockchain in a form of distributed ledger। सर आपकी स्क्रीन डिफरेंट आ रही है, डाउ वाली स्क्रीन आ रही है। चाहिए नहीं है। अब आ रही है? जी सर। NFTs are recorded on a blockchain or other form of distributed ledger technology which inherently unique and non-fungible। यूनिक है और नॉन फंजेबल, कॉपी नहीं बन सकती इसकी। अब फंजेबल की डेफिनेशन देख लेते हैं, ये भी हम शायद बहुत दफा पढ़ चुके हैं। फंजेबल उसको कहते हैं कि जो कंप्लीटली आइडेंटिकल हो, कंप्लीटली रिप्लेसेबल हो, सेम हो, कोई डिस्टिंक्ट ना हो एक एसेट और दूसरे एसेट के अंदर। जिस तरह हमारा अगर इथेरियम या बिटकॉइन बिटकॉइन दूसरे एक बिटकॉइन अगर आपके पास है और एक मेरे पास है, हम आपस में एक्सचेंज करें, हम इंडिफरेंट होंगे कि आपके पास कौन सा है और मेरे पास क्या है, हमें जरूरत होगी एक्सचेंज करने की। इसी तरह 10 रुपए का नोट आपके पास है और 10 रुपए का मेरे पास है, तो वो इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। कोई उसमें कोई डिफ्रेंशिएटिंग यूनिट या डिफ्रेंशिएटिंग ये नोट फिजिकल नोट में तो शायद इतना हो सकता है कि एक कड़क नोट हो सकता है और एक उससे उसके अलावा कोई उसमें वैल्यू में उसकी फर्क नहीं होता। ऐसा ही है। फंजिबल कहलाता है फंजिबल। नॉन फंजिबल इसका ऑपोजिट होता है। ये पढ़ाने का पर्पज ये है कि ये सारे कॉन्सेप्ट हमें जब हम किसी के डिस्कशन कर रहे हो एक स्पेशली किसी लेमैन के साथ, तो हमें ये सब चीज़ों के जो बेसिक्स भी पता हो। ऑल्दो हम ये बहुत दफा पढ़ चुके होंगे। नॉन फंजिबिलिटी के 3 कैरेक्टर होते हैं। इट कैन नॉट बी इरेज डिस्ट्रॉयड, ये तो ब्लॉकचेन की ही वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंटरचेंजेबल है, नॉन रिप्लेसेबल है, एक यूनिट दूसरे यूनिट से रिप्लेस करता है। फर्ज तक करें एक पेंटिंग आपने बनाई, एक पेंटिंग मैंने बनाई, वो कभी सेम नहीं हो सकती। वो एक कुछ पीस ऑफ ऑडियो आपने रिकॉर्ड करा, एक पीस ऑफ ऑडियो मैंने रिकॉर्ड करा, वो इररिप्लेसेबल डिफरेंट चीज होगी। भले एक पीस ऑफ टेक्स्ट पेज आपने लिखा है, एक वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसी तरह डिजिटल एसेट अगर उसको डिजिटाइज किया जाए, उसको स्कैन कर लिया जाए, तो वो भी एक डिफरेंट होगा। फर्ज करें आपने प्रिंट में एक आर्ट पीस बनाया, एक आर्ट पीस बनाया, बहुत इनडिफरेंट होगा। हाँ, यूनिक होगा, इनडिफरेंट होगा। ठीक है, वो होगा। नॉन फंजेबल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यूज टू डिफाइन डिस्क्राइब एन एसेट इन विच देयर इज ओनली वन ऑफ दीज एसेट इज एग्जिस्टेंस। उसका एक ही एसेट एग्जिस्टेंस में होता है। एलिमिनेटिंग द पॉसिबिलिटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल आइटम। यूनिक आइटम, स्पेसिफिक पीस ऑफ आइटम, पीस ऑफ लैंड, ये सब यूनिक है। एनएफटी टोकन आर ब्लॉकचेन सिमिलर टू देयर फंजिबल टोकन। फंजिबल टोकन की तरह ही होते हैं, बिटकॉइन और ईथर के टोकन होते हैं, इसी तरह के टोकन होते हैं। बट जो डिफरेंशिएट करता है ना कि उस टोकन या उस आईडी का टोकन एक ही होता है उस ब्लॉकचेन के ऊपर। कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा यार? आप कंट्रीब्यूट करें, आप लोगों को
तो बहुत सारे लोगों को शायद मेरे से ज्यादा नॉलेज हो। और चले अभी 6 पढ़ रहे हैं। अच्छा, व्हाई इज अ, दिस ये ह- प्लीज। सर मैं आज इसकी एक पढ़ रहा था, रॉयल्टी। तो ये नॉन फंजिबल टोकन में रॉयल्टी का क्या कॉन्सेप्ट है? ये रजिस्ट्री है सॉलिडिटी में? जी 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 जी, बेसिकली आप अपने उसको रॉयल्टी बेस बना सकते हैं ना, कि अगर वो एक दफा सेल हो, फर्ज करें जैसा रॉयल्टी का पहले मतलब समझ लेते हैं। रॉयल्टी का मतलब पता है आपको? सर वही प्रश्न पढ़ने की कोशिश की, समझ में नहीं आ रहा था। 15% चार्ज करते हैं ये लोग, या रॉयल्टी सेट भी इस तरह कोई सॉन्ग होता है ना, अगर कोई सॉन्ग आइडियली उसकी पहले जमाने में जितना कैसेट्स और सीडीज होती थी ना, तो जितनी उसकी सीडीज ऑफिशियली कोई अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उसके राइट्स ले लेती थी। जिस तरह फर्ज करें, अगर की बात करें तो टी सीरीज है, पहले यूनिवर्सल होता था, और भी कंपनीज होती थी। अगर इंडिया में देखा जाए तो टी सीरीज एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो मुझे अभी ध्यान में आ रहा है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है, वो पूरी पूरी राइट्स ले लेती है या डिस्ट्रीब्यूशन सेल कर देती है उस मूवी के या उस फिल्म के या उस सॉन्ग के। तो उसके बाद जितनी अर्निंग होती है ना, वो उस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की होती है, अगर वो किसी ने उसने उसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट सेल कर दिए। कंपनीज या वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वो किस तरह कमाती है, वो फिर उसके होल्डर्स को सेल कर देती है। वो सीडी मैन्युफैक्चर या कैसेट मैन्युफैक्चरर्स को सेल कर देती है कि जितनी दफा वो सीडी प्रिंट होगी या जितनी दफा वो कैसेट उसकी देगी, तो 15% उसकी या एक सर्टेन प्राइस या एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ उसके प्राइस वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को मिलेगी। रॉयल्टी कहलाती है। या फर्ज करें कोई किताब है, कोई ऑथर है, किसी ऑथर ने किताब लिखी है, वो ऑथर यूनिट उसके पीसीज उस किताब के प्रिंट होंगे, तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या वो प्रिंटिंग हाउस उसको रॉयल्टी देगा उस ओनर को या उस जिसने किताब लिखी है। फर्ज करें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फिक्स फीस होगी या परसेंटेज होगी, तो वो परसेंटेज रॉयल्टी अमाउंट कहलाती है, कि वो उसकी जो एक्चुअल ओनर है ना, उसको उसके प्राइस मिलेगा। चलिए, कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा? इसी तरह जैसे बुक है ना, अगर वो किसी ने अगर अपनी बुक पब्लिश करवानी है तो उसके पास इतना सरमाया नहीं है कि वो जो है ना उसको प्रिंटिंग जी प्रेस जी को लगवाए और बाकी सारा। उसके लिए जो है ना फिर वो प्रेस वालों से रब्ता करता है। जी जी। फिर प्रेस वाले अपना खर्चा निकाल के, बुक की कीमत होती है, फिर रॉयल्टी है, फिर हाँ बुक की हाँ, प्राइस जो है बिल्कुल ना उसकी बिल्कुल तरफ बिल्कुल है। बिल्कुल। कि जितने भी हाँ, इन्होंने बात बिल्कुल सही की, मैं मिस कर गया था कि नॉर्मली क्यों आप राइट सेल करते हैं। या नॉर्मली अगर कोई वेल ऑफ बंदा होगा तो वो अपनी बुक खुद प्रिंट करेगा, खुद डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। मगर ये भी एक स्पेसिफिक फील्ड है। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है उनके पास बहुत बड़ा होता है। वो बहुत सारे अगर मूवीज है तो उसके पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिनेमाज का एक्सेस होता है, उनके साथ अरेंजमेंट किया हुआ होता है उसने कि। और अगर कोई बुक पब्लिशर है तो बहुत सारे आउटलेट्स पे उसकी बुक्स का नेटवर्क होता है सेल करने का, उसके पास मैकेनिज्म होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का उसका मैकेनिज्म होता है। तो नॉर्मली जो राइटर्स होते हैं वो ये बड़े प्रोडक्शन हाउस या बड़े डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सेल करते हैं, ताकि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके थ्रू उसकी ज्यादा मार्केटिंग हो सके। उनका अपना मीडिया हाउसेज होते हैं मार्केटिंग करने के लिए, ये सिलसिले होते हैं। आजकल के दौर में देखा जाए तो लोग नई फॉर्म चीज आ गई हैं, और एनएफटी बन के भी, अगर एनएफटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट होता है कि अगर उसकी प्राइस अगर पर्टिकुलर डॉलर्स में प्राइस है तो वो एक्चुअल ओनर के अकाउंट में गिरता रहेगा। इस तरह की मैकेनिज्म होते रहेंगे। कोई और कुछ ऐड करना चाहिए? सर यहाँ पे एक मेजर चीज जो डिफरेंस है, जो क्लासिक सिस्टम था उसमें पब्लिशिंग करने के लिए उसे हेल्प चाहिए होती थी क्रिएटर को, और उसकी अगर सेकेंडरी सेल होती थी उसमें तो उसे कुछ भी नहीं कभी मिलता था। बिल्कुल। अब ये इसमें जो तो ऐसे ऐसे है कि वो क्रिएटर पब्लिश तकरीबन तकरीबन खुद ही कर सकता है, और कम से कम हेल्प के थ्रू, और रीसेल पे भी उसे प्रॉफिट है। बिल्कुल पहले बिल्कुल है। रीसेल पे तो बिल्कुल भी नहीं था। जो आज से पहले पॉसिबल ही नहीं था रीसेल करने के लिए, उसको पता ही नहीं चलता था कि मेरा कोई ad या मेरा सॉन्ग या मेरी मूवी आगे रीसेल भी हो चुकी है, क्योंकि वो डिजिटली ब्लॉकचेन पे नहीं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने इसी करा। वजह से जो वेब 2.0 के जितने प्लेटफॉर्म थे उसमें रीसेलिंग इन्होंने एक किस्म की इलीगल की हुई थी। मगर वो किसी हद तक कर पाते थे, मगर वो नहीं, इतना कंट्रोल नहीं कर पाते। नॉर्मली कोई नई मूवी या कोई नई ऑब्वियसली मूवी ऑब्वियसली ऑब्वियसली। रिलीज होती है, सिनेमा पे लगी होती है, वो नॉर्मली आप देखें यूट्यूब पे आपको नहीं मिलती। लोग कोशिश करते रहते हैं उसको डालने की, मगर वो कुछ घंटे में वो खुद मैनुअली उसको होते हैं पब्लिशिंग हाउस बैठ के उसको वो कर करके।
अच्छा, NFTs has opened the उनका possibility of easy, verifiable, publicly available, temperless digital proof of asset, such as rare piece of asset, rare piece of art or real estate. क्योंकि अभी तक के जो थे उसको तो इंडेफिनिटली आप कॉपी कर सकते थे एसेट्स को। फर्स्ट टाइम इंडस्ट्रीज क्रिएट स्कैरसिटी। देखिए कोई भी चीज की जो प्राइस है ना उसकी स्कैरसिटी से बड़ी, ये जितनी कम होंगी उसकी प्राइस ज्यादा होगी। और ये पहली दफा इंटरनेट के ऊपर स्कैरसिटी और यूनिकनेस का कॉन्सेप्ट लाया है NFT। इससे पहले यूनिक और स्कैरसिटी ऑफ डिजिटल का कॉन्सेप्ट नहीं था बिफोर NFT, जिसको टोकनाइजेशन की टेक्नोलॉजी यूज करके, जिसकी वजह से प्रूफ ऑफ टाइटल अब पॉसिबल हो गया है। अच्छा, ये बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये NFT की हाइट जो स्टार्ट हुई थी ना, ये क्रिप्टो किटीज एक ने स्टार्ट किया था। क्रिप्टो किटीज ने क्या किया था कि जिस तरह ऑक्सी फेमिलियर होंगे, इस तरह जो इनिशियल 2017 में जो कॉन्सेप्ट आया था ना क्रिप्टो एसेट्स का, वो क्रिप्टो किटीज एक डिजिटल एसेट बिल्लियां थी, उधर मार्केट प्लेस उसने बनाया था। यूनिक फीचर्स ऑफ किटन्स थी जो ग्रो होती थी, जो फीचर्स उनके एनहेंस होते थे, ब्रीडिंग होती थी, उनकी ब्रीडिंग होती थी, उनके फीचर्स इंप्रूव होते थे, फिर उनकी प्राइस इंक्रीज होती थी। वो एक डिजिटल ट्रेडेबल एसेट का कॉन्सेप्ट पहली दफा क्रिप्टो किटीज लाया था। अभी तक वो वैसे अवेलेबल होगा। उस वक्त का ये सबसे भी एग्जांपल हम देते थे, हम क्रिप्टो किटीज की एग्जांपल देते थे। ये उस वक्त कोई कंपैरिजन तो कोई और दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं था, तो दे आर द पायनियर एक हिसाब से। डिजिटल ओरिजिनल का बेसिकली कॉन्सेप्ट NFT लेकर आए थे ये पहली दफा जो। और जो बाइंग एंड सेलिंग जो क्रिप्टो वॉलेट्स के थ्रू, करेंसीज के थ्रू पॉसिबल हुई थी, जिसने NFTs को रेवोल्यूशनाइज किया था। तो उस जमाने में पहली दफा उसने इनेबल किया था कि डिजिटल एसेट भी सेल सकता है। Moreover, the adoption of NFTs can go far beyond of just art and can easily access across the multitude of different sectors, activities that shall be seen also. NFTs are digital birth certificate. अब जो है ना NFTs डिजिटल एसेट्स या डिजिटल बाइंग एंड सेलिंग से बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है। अब NFTs पे बहुत ज्यादा यूटिलिटीज हो गई है। उसकी जो यूटिलिटी अब आ रही है वो बहुत आइडेंटिटी बन सकती है। पीस ऑफ लैंड प्रॉपर्टी में बहुत बड़ी यूटिलिटी बन सकती है। अगर डिजिटल आइडेंटिटी की अगर सिर्फ बात करें ना, तो उसकी मैं एग्जांपल एक देता हूँ कि हम जब बच्चा पैदा होता है या हम जब से पैदा हुए हैं, हमने आज तक कितनी दफा अपनी जिंदगी में फॉर्म भरे। बच्चा पैदा होता है, हॉस्पिटल का फॉर्म भरते हैं, फिर बर्थ सर्टिफिकेट के फॉर्म भरते हैं, फिर नादरा का अलग भरते हैं, फिर हम पता नहीं NIC के लिए उसको पहले वो यूनियन काउंसिल का अलग फॉर्म भरते हैं, फिर नादरा का अलग फॉर्म भरते हैं, फिर उसके स्कूल के एडमिशन होते हैं तो फिर हम फॉर्म भरते हैं, फिर मॉन्टेसरी के, फिर प्राइमरी स्कूल के फॉर्म भरते हैं, फिर स्कूल के भी एडमिशन फॉर्म मल्टीपल दफा मल्टीपल स्कूल के भरते हैं, फिर किसी स्कूल में एडमिशन हो जाता है तो फॉर्म भरते हैं, फिर वो उसके दूसरे स्कूल चेंज करता है, फिर हम फॉर्म भरते हैं, फिर 9 एनरोलमेंट फॉर्म भरते हैं, फिर हम वो मल्टीपल हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स हम जिंदगी में फॉर्म भरते हैं। कॉलेज के एडमिशन के फॉर्म, फिर उसके एनरोलमेंट फॉर्म, फिर एग्जामिनेशन फॉर्म, फिर हम नादरा का फिर फॉर्म भरते हैं, फिर हमने आइडेंटिटी कार्ड वो लाइसेंस बनवाना है, फिर हम फॉर्म भरते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, फिर हम फॉर्म भरते हैं। जी, रिन्यूअल्स भी काउंट करें एवरी 2 years 3। हॉस्पिटल में जाते हैं, मेडिकल स्टोर, मेडिकल के लिए हम किसी क्लिनिक पे हम फिर फॉर्म भरते हैं, और हम मल्टीपल कॉपीज ऑफ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हम इस इंस्टीट्यूट्स को बांटते जा रहे हैं।
हम किसी मोबाइल की सिम लेने जाते थे, पहले फॉर्म भरते थे, वो हम उसको अपनी इंफॉर्मेशन लिख के हम उसको ओनर बना देते थे, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन का, अपनी घर का पता, मोबाइल नंबर, अम्मा का, अब्बा का नाम, अपना नाम, अपनी पता नहीं कितनी डिटेल, कितने हॉस्पिटल्स को, कितने जगहों पे हम कॉपी देते चले गए आज तक। यूनिवर्सिटीज के एडमिशन होते हैं, हम उसको इन्फॉर्मेशन देते, हमारी इन्फॉर्मेशन के ओनर बन जाते हैं। हम ईमेल एड्रेस बनाते हैं, हमने कितने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स पे अपने अकाउंट भरे हैं, अपने फॉर्म भरे हुए हैं, अपनी सारी डिटेल हमने ईमेल एड्रेस कहाँ का लिखे हुए, जिसकी वजह से हमें जंक मेल हंड्रेड्स ऑफ हमारे ईमेल बॉक्सेस में शूट अप कर गई है। कितने आते हैं, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि हमने अपनी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन भेज दी। अभी तो फिजिकल लेटर्स आने बंद हो गए, पहले फिजिकल लेटर्स भी आते थे उस एड्रेसेस पे, क्योंकि अब तो एसएमएस और, तो हम ऑफिस के एड्रेस देते हैं, ऑफिस पे हम किसी ट्रेनिंग पे जाते हैं तो वो फिर ट्रेनिंग भेजते चले जाते हैं। हम किसी टूर पे जाते हैं, किसी एयरलाइन पे जाते हैं, किसी फॉरेन टूर पे जाते हैं, कभी लोकल टूर पे जाते हैं, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ जगह हमने अपनी इंफॉर्मेशन लिख के उनको अपना ओनर बना दिया, हमारी इंफॉर्मेशन का, पर्सनल इंफॉर्मेशन का। तो इसका जो सबसे बड़ी यूटिलिटी नजर आती है वो आइडेंटिटी मैनेजमेंट है, वो वन ऑफ इट्स यूटिलिटी है कि अगर एक एनएफटी पे अगर आपकी आइडेंटिटी अगर दली हुई हो, या फर्ज करें CNIC नादरा अगर पूरा आइडेंटिटी मैनेजमेंट कोई ब्लॉकचेन बेस आ जाता है, तो आपको अपनी आईडी सिर्फ एक जगह, जब भी आपको कहीं भी अपनी इंफॉर्मेशन देनी होगी तो आप अपना वो जो ब्लॉकचेन का या अपना आईडी एड्रेस वो देंगे तो उसको सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस आ जाएगा। वो मगर वो जितनी परमिशन उसको हम देंगे कि जितनी उसको यूज है, अगर किसी हॉस्पिटल में हम गए तो उसको जरूरत है और जितनी देर के लिए जरूरत है उसको उतनी इंफॉर्मेशन का एक्सेस दिया जा सकेगा, ये पॉसिबिलिटी है। फर्ज करें हॉस्पिटल में आप डॉक्टर को कंसल्टेंसी के गए तो वो डॉक्टर की कंसल्टेंसी खत्म हो तो उसके पास तो उसका एक्सेस चला जाए, फिर हम वापस किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाए, बाद पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आ जाए कि आज तक हमने कितने डॉक्टर्स को दिखाया, उन डॉक्टर्स ने हमें क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन है। इसी तरह अगर कोई हमारा ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन में हमारे साथ क्या क्या ट्रीटमेंट, क्या दवाई दी गई, क्योंकि हम हॉस्पिटल में जाके पहले तो वो हमें पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ती है और जितनी हम उसको हिस्ट्री उस हिसाब से वो डिसीजन लेता है। तो इसका देखिए मेडिकल इंडस्ट्री में कितनी बड़ी यूटिलिटी है। फर्ज करें हॉस्पिटल का कोई कंसोर्शियम बन जाता है, कोई कंसोर्शियम बेस्ड ब्लॉकचेन बन जाता है, उधर आइडेंटिटी मैनेजमेंट की कितनी यूटिलिटी है। यूनिवर्सिटी लेवल पे कितनी बड़ी, अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर पे आ जाए तो एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी पूरी प्रॉपर एम्प्लॉय की हिस्ट्री, उसकी फाइल बनती है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको पता है स्पेशली के अंदर तो पूरी प्रोफाइल बनती है। अगर कोई इसको शो कॉज नोटिस इशू क्या किया है, उसने कैरियर में कोई अच्छा काम किया है, कोई बुरा काम किया है, सब उसकी फाइल में लग रहा हो, डॉक्यूमेंट लग रहे होते हैं, उसकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टर सर्टिफिकेट लग रहे होते हैं, उसके स्कूल कॉलेजेस के कैरेक्टर सर्टिफिकेट लग रहे होते हैं। उसका एक प्रोफाइल एक हर ऑर्गेनाइजेशन अपना बना रही होती है, अंटिल वो छोड़ के भी चला है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका प्रोफाइल होता है कि अगर कोई किसी को, अगर फर्ज करें मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 साल काम किया और 10 साल के बाद में किसी 5वीं ऑर्गेनाइजेशन जा रहा हूँ, तो वो अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से मेरी वेरिफिकेशन कर सकता है आज के दौर में भी। तो वो फिजिकल लेटर लिखेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन उसको फिजिकल लेटर लिखेंगे। मगर ये अगर ब्लॉकचेन पे चले जाए तो कितनी पेजेस बच जाएंगे, कितनी एनर्जी बच जाएगी लोगों की, कितना ऑथेंटिक हो जाएगा सारा मामला और कितना सिक्योरिटी हो जाएगी कि वो ऑपरेशन के एक्सेस सारा आपके गिर्द होगा और ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ टेम्परेरी एक्सेस दिया जाएगा। ये बात समझ आ रही है मुझे मेरी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जी सर, लेकिन ये कैसे किया जाएगा? यानी कि अब तक तो ब्लॉकचेन में सब कुछ विजिबल होता है डायरेक्टली, जो भी मगर आईपीएफएस ये का मैं जो कह भी रहा हूँ कि ये एक यूटिलिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस तरह की एप्लीकेशन बनने की भी, और इंशाल्लाह मुझे लगता है नियर फ्यूचर में हम ऐसी चीजें देखेंगे। ऑल्दो ये आसान काम नहीं है, क्योंकि स्टेक होल्डर्स और कॉर्पोरेट्स को किसी एक चीज परफेक्ट कराना, क्योंकि वो तो ओनरशिप ऑफ डेटा है, हम उनको कैसे बोले कि आप अपना ओनरशिप ऑफ डेटा खत्म कर दें? वो तो हाँ, किंग है डेटा। हाँ, उनके तो उनके तो पैसे मजे जाया लगे हुए हुए हैं। हैं, उनके तो अभी मजे लगे हुए हैं। वो तो कहते हैं ना, जिस तरह मैं बिल्कुल स्टार्ट की क्लासेस में बताता था, जिसके पास डेटा है वो तो किंग है, डेटा इज द न्यू गोल्ड। जिसके पास डेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये आप गूगल को बोले अपना ब्लॉकचेन पे सारा आपकी तस्वीरें डाल, तो वो तो नहीं डालेगा। वो तो आपकी पिक्चर, आपकी गूगल मैप्स पे आप जो डेटा देते हैं उसको सुबह शाम कनेक्टेड है,
आपकी जो पिक्चर्स हैं, आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, आपके चैट्स हैं, वो तो उस डेटा को सेल करके आपको एडवर्टाइजिंग सेल करते हैं ना, तो वो तो आपके डेटा का यूजर है, वो तो पैसे बना रहा है आपके डेटा से, वो आपको किस तरह आप वो एडॉप्ट करेगा? ये तो बहुत सेंट्रलाइज सिस्टम से, तो यही तो असल जंग है। तो एग्जिस्टिंग सेंट्रलाइज वालों कंपनीज के तो मजे लगे हैं, वो कभी भी खुद डिसेंट्रलाइज अपनी मर्जी से थोड़ी होंगे, इसके डिसेंट्रलाइज या डाउस खड़ी होंगी जो जिस पे लोग फोर्स होंगे यूज करने के लिए, और अल्टीमेटली एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन की यूटिलिटी पे कम होती चली जाएगी। जिस तरह वॉच टू अर्न प्लेटफॉर्म है, आएंगे अभी फ्यूचर्स में, कुछ स्टेब्लिश होने स्टार्ट हो गए यूट्यूब के कंपटीशन पे। अगर वो प्ले वॉच टू अर्न के इकोसिस्टम आ जाए और उस पर कंटेंट क्रिएटर्स को पैसे मिलने लग जाए और यूजर्स जो हैं उनको पैसे मिलने स्टार्ट हो जाए, तो कौन एग्जिस्टिंग यूट्यूब यूज करेगा? अब यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं, उससे ज्यादा ऑथेंटिक डेटा, ऑथेंटिक कंटेंट इस इंसेंटिव के साथ मिल जाएंगे, आप जितना देखेंगे आप अर्न भी करेंगे कुछ टोकन उस प्लेटफॉर्म के, तो कितना बड़ा इंसेंटिव होगा आप उस प्लेटफॉर्म जी के बिल्कुल सर, और सेंसरशिप का स्विच भी करने इशू की आते आपकी। हैं। जी सेंसरशिप के और जियो लोकेशंस के भी इशू आते हैं कि मतलब कि उस मुल्क को नहीं दिखाना, ये उस मुल्क को ये नहीं दिखाना, हाँ, वो तो सारा। वो तो ब्लॉकचेन बेस्ड अगर सिस्टम हो तो उस हाँ, पर फिर तो कितनी मसला हल हो सिक्योरिटी होगी जाएगा। कि जो पाकिस्तान में जिनके पास राइट्स होंगे दिखाने के लिए सिर्फ वो दिखा पाएंगे। ये तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी आनी है। वो अभी कासिम भाई भी कह रहे थे लास्ट हमारे मीटअप में संडे वाले, तो वो कह रहे थे कि जो जिनकी बात से मैं किसी हद तक बल्कि 100% में मुत्तफिक हूँ कि ये जो हम जितनी मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं और जितनी हम अभी सेंट्रलाइज एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ये अब अगले 2-3 साल में ऐसी नहीं होंगी जैसी आज है। इन सब की शक्ल चेंज हो गई होगी, इसमें इनोवेशन आ चुकी होगी, इसमें मेटावर्स का और एनएफटीज का और टोकनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होगा इन सब चीज़ों। इस पे बहुत बड़ी ज़्यादा भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, बहुत सारी डेवलपमेंट एडवांस स्टेजेस पे है, और क्योंकि जब ये आती है ना तो बहुत स्पीड से आएंगी। जिस तरह फेसबुक और यूट्यूब जितनी स्पीड से लॉन्च हुए थे ना, विद इन ईयर्स और विद इन मंथ्स लोगों ने इनके अकाउंट्स बना लिए थे और यूज करना स्टार्ट कर लिया था। तो इसी तरह जब भी अभी अगली कोई नई टेक्नोलॉजी वो बहुत स्पीड से डिप्लॉय होगी, और जो इन जितनी स्पीड से यूट्यूब और फेसबुक और इस तरह की टेक्नोलॉजी कॉमन हुई थी, वो उससे ज्यादा स्पीड से कॉमन होंगी अगली बात से सब। सर इसमें लेकिन ट्रांजैक्शन फीस जो इन्वॉल्व हो जाती है वो बड़ा इसको जो है ना स्लो डाउन भी कर देगी प्रोसेस को। क्या कह रहे हैं, सॉरी? जो ट्रांजैक्शन फीस है वो तो अभी तो इतनी ज्यादा हाँ, है, ये ट्रांजेक्शन फीस तो चैलेंज है, अभी वो आ रहा है ना, ये इंशाल्लाह विद फ्यू मंथ्स, नहीं विद इन फ्यू मंथ्स इथेरियम अपना नया 2.0 लॉन्च हो रहा है। हो सकता है उसमें जो फीस का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और या उसके जो लेयर 2 सोल्यूशन हैं वो या कुछ एडवांस हो जाए, तो डेवलपमेंट तो होनी है इस पे। और कुछ चैलेंजेस है, जिस तरह ट्रांजेक्शन फीस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ट्रांजेक्शन स्पीड एक बहुत बड़ा चैलेंज है उसका, और भी इस तरह के चैलेंजेस हैं जो इंशाल्लाह के सोल्यूशन निकलेंगे। यहाँ तक भी आ गए, ये देखे ना इस तरह के ये प्लेटफॉर्म देखे इतने बन चुके हैं। एनएफटी इकोसिस्टम की अगर बात करें तो बहुत स्पीड से एनएफटी इकोसिस्टम बनते चले जा रहे हैं। अभी बहुत हम जिस तरह मैंने कहा ना कि अभी तो एनएफटी की जो पहली दफा टर्म लोगों ने सुनी थी वो क्रिप्टो किटीज ने 17 में की फॉर्म में सुनी थी, और आज अगर देखा जाए तो 5 साल भी नहीं हुए इस बात को, और इस पे हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन, हंड्रेड्स ऑफ इकोसिस्टम बन चुके हैं। तो आप देखें अगले 5 साल में क्या कुछ हो जाएगा, ये सारे इकोसिस्टम जब मैच्योर हो जाए। ये अपना भी बनाया जा सकता है इसमें। जी, अपना इकोसिस्टम भी बनाया जा सकता है। दूसरा अगर पाकिस्तान में अगर सारी चीजों को इंटीग्रेट करना हो तो पाकिस्तान में अगर वो गवर्नमेंट ही जनरल गवर्नमेंट लेवल पे अगर अपना इकोसिस्टम बना मेरी अभी मैं एक हमारे जो दोस्त है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया एम कंटेंट के नाम से। वो बना रहे हैं कि ओरिजिनल, वो बेसिकली यूट्यूब का डिसेंट्रलाइज यूट्यूब का एक ऑल्टरनेटिव पे काम कर रहे हैं, और बहुत बड़ी मार्केटिंग कैंपेन और इन्वेस्टर्स और उन्होंने जमा कर लिए। एम कंटेंट के नाम से ऐप प्लेटफॉर्म बना लिया। वो क्लेम करते हैं कि वो यूट्यूब की कोई एपीआई यूज नहीं कर रहा, डिसेंट्रलाइज यूट्यूब बनाया है, और उस पर ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स उस पर डिप्लॉय करेंगे। उन कंटेंट क्रिएटर अपना जेन्युइन कंटेंट
प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किए और जो लोग उस कंटेंट को देखेंगे उसको वॉच टू अर्न प्लेटफॉर्म टेक्निकली बनाया। इसमें इकोसिस्टम जो है को ना नजर आने ट्रांजैक्शन स्टार्ट फीस हो को, ये अपने जो बनाया जाता है इसमें ट्रांजैक्शन फी को कंट्रोल किया जा सकता है। अब मुझे इसकी डिटेल तो नहीं पता कौन सी ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह की चीजें बननी स्टार्ट हो गई है। ऐसी बात है इनिशियली तो कुछ ना कुछ कौन सी ब्लॉकचेन यूज करिए टेक्निकली तो चीजों के लिए मुझे लग रहा है कि उसको अपने प्लेटफॉर्म बनाने पड़ेंगे। मुझे ज्यादा डिटेल पता नहीं कमर्शियली बननी स्टार्ट हो गई है, उसको कस्टमर के लिए डिप्लॉय होनी स्टार्ट हो गई है। जिस तरह सैंड बॉक्स देख लें, डिसेंट्रलाइज देख लें, ऑक्सी, अरे उसी की एप्लीकेशन है ना जो हमने सुन लिया। और ये आपको ये तकरीबन 30-20-25 एप्लीकेशन सामने नजर आ रही है जो गेमिंग स्टूडियो कह लें, मार्केट प्लेसेस कह लें, कलेक्टिबल्स कह लें, डी प्लेटफॉर्म्स कह लें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म देख लें, गेमिंग प्लेटफॉर्म देख लें, जहाँ गेमिंग एसेट सेल होंगे, डोमेन के एनएफटी होने स्टार्ट हो गए हैं, वीआर रिलेटेड प्लेटफॉर्म बनने स्टार्ट हो गए हैं, डाउस बननी स्टार्ट हो गई है। NFT systems are significantly growing rapidly with the development and improvement all across the layer of blockchain from infrastructure level to end user level। ये इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे एंड यूजर पे भी काम कर रहे हैं। एंड यूजर इज द वन आप और मैं पार्टिसिपेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर थोड़ा डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करें तो मार्केट प्लेसेस की डेफिनेशन तो सबको पता है कि वो जगह जहाँ अगर एनएफटी मार्केट प्लेस की बात करें तो जहाँ एक्सचेंज करी जा एसेट, एक सेलर बायर आपस में कर सके और डिजिटल एसेट या क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर सकेंगे। जाहिर बात अगर एनएफटी प्लेटफॉर्म की बात कर सकते हैं जो एक इंटीग्रल पार्ट है इस पूरे इकोसिस्टम की। पूरी चीजें बनेंगी तो वो मार्केट प्लेस होगा, तो उसकी वैल्यू जो कि उसकी वैल्यू जो डिटरमाइन होती है वो मार्केट प्लेस होती है किसी भी चीज की। फर्ज कर आपकी गाड़ी की अच्छी प्राइस आपको लगानी है तो आपको पता है कि आप पार्क व्हील्स पे जाएंगे तो एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है गाड़ियों का, एक फेयर वैल्यू उधर मिल जाएगी। क्यों मिलेगी गाड़ी की? क्योंकि वहाँ बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हर वक्त अवेलेबल मार्केट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, अपनी डिस्प्ले करने के लिए। ऑल वो उधर एक्चुअली ट्रेड नहीं हो सकती मगर वो सिर्फ आपस में बायर्स और हो सकता है ना। तो इसी तरह एनएफटी मार्केट प्लेस जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जितनी ज्यादा वैल्यू ऑफ एसेट उतना वो बड़ा मार्केट प्लेस बनता चला जाएगा। कलेक्टिबल्स के एनएफटीज क्या होते हैं? एनएफटीज कलेक्टिबल्स की एक अलग पूरी कैटेगरी है। एनएफटीज की टाइप्स हैं, की यूटिलिटी आप कह लें, एनएफटीज की इकोसिस्टम है। कलेक्टिबल जिस तरह किसी भी फॉर्म का कलेक्टिबल डिजिटल एसेट को कलेक्टिबल कहा जा सकता है, टोकनाइज किया जा सकता है। टोकनाइज करने के प्लेटफॉर्म आपको पता है कौन कौन से हैं, ओपन सी है और भी इधर मैंने बता लिखे हुए ना कलेक्टिबल के ये नाम इधर लिखे नहीं है मगर ये क्रिप्टो पंक्स एक है, एक मीम है, तो ये है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड के क्या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सिक्योर हो, डिसेंट्रलाइज और स्केलेबिलिटी हो। ये बेसिकली जो बैकबोन है जिसके ऊपर चीजें बन सकती हैं। गेमिंग स्टूडियोज हैं, गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ प्ले टू अर्न। ऑक्सी इन्फिनिटी एक बहुत रिसेंट हिस्ट्री का बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म था। अभी मेरे ख्याल टिल डेट मेरे ख्याल सबसे पॉपुलर जो अगर मेरे देन ऑक्सी इन्फिनिटी ही आता है, जिन्होंने अपना पूरा अपना मार्केट प्लेस बनाया है, अपने इन गेम एसेट्स बनाए हैं। फिर वीआर और मेटावर्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड इकोसिस्टम बनेंगे या एप्लीकेशंस बनेंगी। ये एनएफटीज के ऊपर जो जो चीज़ें बन सकती है हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें पूरे इन वर्ल्ड डिजिटल इकोनॉमी बन सकती है। उसकी एवेटार बन के आपस में इंटरेक्ट करेंगे, वो फिर उनके इन गेम या इन प्लेटफॉर्म एसेट्स बनेंगे और इस तरह की चीज़ें बनती चली जाएंगी। इस पर भी बड़ा काम हो रहा है। डिसेंट्रलैंड और
डिसेंट्रलाइज बहुत बड़ी एग्जांपल है। फिर डीफाई प्लेटफॉर्म बनेंगे जहाँ प्रोविजनिंग ऑफ लोन, फाइनेंसिंग, लैंडिंग, बोरोइंग, जिस पर डीफाई पे तो हमने पूरी डिटेल डिस्कशन करी है क्लासेस पे। तो एनएफटी को बेसिकली एज कोलैटरल यूज हो सकेगा उस प्लेटफॉर्म से, इसके अंदर कि आपका जो एनएफटी है उसके बेस पे आप लोन ले सकते हैं उन प्लेटफॉर्म के ऊपर। फिर डोमेन नेम्स को एनएफटीज हो सकते हैं। डोमेन सर नेम्स एक्सक्यूज सर लोनिंग को थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे आप, किस तरह हो रहा है, क्या मतलब उसके अगेंस्ट मतलब क्या उसकी वारंटीज है कि एक बंदा लोन ले रहा है तो किस हिसाब से उसको दिया जाता है, किस गारंटी के ऊपर? देखो एज गारंटी कोई भी आपको अगर लोन देता है ना पड़ता है ना उस एसेट के पीछे या उस लोन के पीछे, कि अगर इन केस ऑफ डिफॉल्ट आपका आप वो एसेट सोल्ड हो गए। फर्ज करें आपके पास ऑक्सी इन्फिनिटी के कुछ एसेट है, ऑक्सी इन्फिनिटी पे फर्ज करें आपके पास कुछ $1,000 ऑफ वर्थ आपके पास कुछ एसेट है और आप लोन लेना चाहेंगे कुछ $300 की, तो वो आपसे 1000 एनएफटीज कोलैटरलाइज ले सकता है कि इन केस ऑफ अगर आप डिफॉल्ट करें $300 के लोन पे, वो आपके जो ऑक्सी इन्फिनिटी के एसेट है वो सेल करके रिकवर कर ले इन केस ऑफ। ये मैं एक रॉ एग्जांपल दे रहा हूँ। Was I able to answer your question? हाँ जी सर। मतलब ये हुआ कि आपके पास कुछ ना कुछ होना जरूरी है लोनिंग के लिए। देखिए दुनिया में कोई भी बंदा ट्रस्टलेस एनवायरनमेंट में, ट्रस्टलेस क्या फिजिकल एनवायरनमेंट में आपको लोन या नहीं देगा ना, दैट सी बात। अनटिल अनलेस अगर रियल वर्ल्ड में अगर बात करें तो पर्सनल गारंटी इधर चलती है, मगर वो भी बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट लोन कहलाते हैं। आपके चाचा मामा आप किसी रिश्तेदार से दोस्त से लोन ले तब तक तो शायद लोन कोई आपको रेफरेंस है, मगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास अगर जाते हैं तो आपको लोन तभी देगा जब आपको कोलेटरल आपकी है। कोलेटरल कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट दे, कोई आपको सिक्योरिटी अपने कोई सर्टिफिकेट दे दे नेशनल सेविंग का या इस तरह का। जब हम ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात करते हैं उधर भी लोन की फाइनेंसिंग होती है, मगर वो ईथर दे के आपको डाउ मिल जाते हैं या इस तरह की आप स्टेबल कॉइन इशू करते हैं तो एक प्लेटफॉर्म पे आपको एक पर्टिकुलर एसेट देते हैं। मगर जब हम एनएफटीज की बात करें, एनएफटी को के लोन देने की, तो वो भी अब पॉसिबिलिटी एनएफटीज की वजह से हो गई है कि आपके पास अगर डिजिटल एसेट है, कोई पेंटिंग है, कोई डिजिटल पीस ऑफ म्यूजिक है आपका जिसकी पे आपकी रॉयल्टीज आती है, तो उसके बेस पे भी आप फर्ज करें एक नया एल्बम निकालने के लिए फाइनेंसिंग ले सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी अब बन सकती है। एक्चुअल ऐसा है ये मुझे नहीं पता, मगर ये पॉसिबिलिटी से है। डोमेन नेम्स हो सकते हैं, फिर डाउस एनएफटी हो सकते हैं, डाउस के नाम या डाउस को एनएफटी पढ़ सकते हैं, या टेक्निकली वो एनएफटी ही है क्या गवर्नेंस टोकन होल्डर्स है। ठीक है, डोमेन नेम को थोड़ा सा करेंगे डिफाइन। ठीक है। डोमेन नेम्स की ये दो वेबसाइट्स ने लिखी हुई है डोमेन्स में, ईएनएस और अनस्टॉपेबल डोमेन। इसको स्टडी नहीं किया, मगर मोस्ट प्रोबेबली इधर यही होगा कि नॉर्मली एक डोमेन आप लेते हैं तो के बाद उसको डोमेन्स की भी आप बाइंग एंड सेलिंग होती है। फर्ज करें आपने एक अमेज़न की ले लेते हैं एग्जांपल सर, उसके हिसाब से समझाएं। किसकी? अमेज़न आपके नाम से डोमेन नेम होता है। अमेज़न की बात नहीं कर सकते, मैं फर्ज करें मैं एक दूसरी एग्जांपल देने जा रहा हूँ। फर्ज करें आपने उमेर, फर्ज करें यूआर करके मैंने एक डोमेन रजिस्टर, लोग है ना आपको पता है ना, लोग 100 and 1000 ऑफ डोमेन रजिस्टर करके सिर्फ रख लेते हैं यूनिक नामों के। कि फर्ज करें किसी ने यूएमआर नाम का मैंने रजिस्टर किया हुआ है कई सालों से, फर्ज करें मैं अज्यूम कर रहा हूँ मैंने 1000 ऑफ डोमेन रजिस्टर करके रखे हुए 10 साल। फिर फर्ज करें किसी को कंपनी किसी ने बनाई है यूएमआर के नाम से, तो जब यूएमआर के नाम से मैं परचेज करने वो अगर कोई जाएगा ना तो उस पे मेरा पेज खुल जाएगा कि मैं सेल कर रहा हूँ डोमेन, आप मेरे से कांटेक्ट करें। तो मैं उससे मांग लूंगा कि फर्ज कर $1 मिलियन उससे मांग लूंगा कि अगर आपको ये डोमेन चाहिए तो मैं आपको $1 मिलियन का सेल करूंगा। फर्ज करें वो कोई बहुत मल्टीनेशनल कंपनी बनने जा रही है, तो नॉर्मली लोग फिर वो डोमेन ओपन मार्केट में लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं डोमेन की। इसके प्लेटफॉर्म भी होंगे जहाँ बाइंग सेलिंग डोमेन की होती, तो लोग मुंह मांगे रेट पे डोमेन जब किसी कंपनी को एक पर्टिकुलर नाम का चाहिए होता है तो सेल करते हैं, मगर वो ओपन मार्केट में हो रहा होता है, उसकी कोई स्ट्रक्चर तरीका नहीं है।
अब ये फ्यूचर में ऐसा होगा कि डोमेन नेम्स लोग एनएफटीज करके रख लेंगे कि अगर किसी को वो फिर एनएफटीज की तरह मार्केट प्लेस में वो डोमेन भी ट्रेड हो रहे होंगे, वो डोमेन उस कंपनी के वैल्यू से ज्यादा हो जाएंगे कभी कभी तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी एक है। जी सर, बस होता है गो गो डेडी के नाम से शायद वेबसाइट है, वहाँ वो पे ये डेटी तो trade मेरे होता है। ख्याल से डोमेन सेल कर वो उस तरह की चीज नहीं है। नहीं, ये उसमें नहीं, वेब 2.0 पे है वो, 3 पे नहीं है। हाँ ऐसा ही है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ, क्योंकि आप देखते हैं ना कभी कभी मैंने आपको बहुत महंगा मिलता है अगर आपको चाहिए होता है, और कोई कोई बहुत सस्ता मिलता है। तो बिल्कुल इस तरह की कंपनी जो रीसेल करती है डोमेन लेके रख लेती है, थाउजेंड थाउजेंड ऑफ, और उसको फिर रीसेल करते हैं अपने पे। मुझे याद है, मैं एक फॉर्मल बैंक में था, तो कुछ 2013 की बात है, तो एक नई इंस्टीट्यूशन वो रीब्रांड कर रहे थे अपने नाम को। तो जब अपने नाम को रीब्रांड करने गए तो उनको उनका डोमेन पहले से ही किसी ने परचेज करके रखा हुआ है, फिर उससे उन्होंने वो डोमेन कोई प्रीमियम प्राइस दे के खरीदा था, क्योंकि उनको उनका हो सकता है किसी ने इनसाइड इन्फॉर्मेशन लीक कर दी उस ब्रांड का नाम। पहले तो नॉर्मली जब ब्रांड्स अनाउंस हो रहे होते हैं या कोई प्रोडक्ट अनाउंस हो रही होती है ना, तो वो बड़ी सिक्योरिटी रखते हैं और कई महीने पहले से ही वो उस डोमेन को खरीद लेते हैं, ताकि वो जब नाम पब्लिश हो उसके बाद तो वो डोमेन मिलेगा नहीं उनको। तो ये भी एक बहुत बड़ी साइंस होती है डोमेन्स पे। जी कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा, कोई अपना एक्सपीरियंस? इस पे एक सवाल ये था कि ये जो आपने ये जो इस डिसेंट्रलाइज्ड डोमेन का जो बताया है, तो इसमें दिस इज एक्चुअली अ वेबसाइट डोमेन, राइट? जिस तरह हमारा डोमेन की बात करें हम, तो इसमें फिर ये रीडायरेक्शन वगैरह किस तरह वर्क करती है जो डीएनएस सर्वर्स वगैरह के ऊपर होती है? यार मैंने इसको स्टडी तो नहीं किया फ्रेंकली, तो सिर्फ मैं अभी पर्पस बताने का पिछली स्लाइड में ये था कि कहाँ कहाँ क्या स्कोप है और कहाँ कहाँ उसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी और कौन कौन सिस्टम नेट एनएफटीज को यूज करके बन सकते हैं। हम सिर्फ अभी पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। हम अभी केस टू केस, मेरे ख्याल से जितने ये है ना प्रोडक्ट, इसकी सबकी अलग अलग पूरी एक केस स्टडी होगी, ये हम पूरी पूरी क्लास में एक एक को स्टडी कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े ये प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें हमने डीफाई में, आपको याद होगा, कुछ हम प्लेटफॉर्म डिस्कस भी किए थे। तो जो हम बेसिकली डाउ की और एनएफटी की इन प्रोडक्ट्स को भी यूज कर सकते हैं रिसर्च के लिए अपनी। ठीक है, तो रिसर्च करके आप फिर कंट्रीब्यूट को एक एक बंदे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आप को स्टडी करेंगे। तो वो मैं तो अभी नहीं कर पाया, तो आप करें फिर डिस्कस करते हैं कुछ आगे जाके। अच्छा, ये मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ना एनएफटी रिलेटेड, ये एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, ये मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा, और सारा मैंने कंटेंट उसमें से है। ये बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट एक पीडीएफ मुझे मिला है, तो उसमें आगे जाके बड़ी एडवांस चीज एंड में हम डिस्कस करेंगे, जो मैं भी अभी सही से पढ़ नहीं पाया। अच्छा, फिर क्या मैकेनिक्स क्या है एनएफटी के, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी कर रहा है, और फिर चीपर एग्जीक्यूशन, क्योंकि जिस तरह आपके एक बंदे अभी आप में से किसी ने कहा ना कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, तो उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट के सॉल्यूशंस को काउंटर करने के लिए लेयर 2 सॉल्यूशन भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। पॉलीगॉन, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम की प्लेटफॉर्म बनने स्टार्ट हो गए हैं, उस वीकनेसेस को जो ब्लॉकचेन के अंदर है उसको स्किप करके। ठीक है, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की टेक्नोलॉजी किस तरह, मैकेनिक्स क्या है, टेक्निकली बहुत सारे लोगों को बनाने भी आते हैं अपने से। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, टोकन क्या होते हैं, टोकन पे हमने पूरी क्लासेस हमने डिस्कस कर ली है। मिंटिंग एंड परचेजिंग ऑफ एनएफटी, परचेजिंग और मिंटिंग ऑफ एनएफटी, कोई अपना एक्सपीरियंस? ओपन, दूसरा कौन सा है? तो बड़े मशहूर प्लेटफॉर्म है, इन पे किसी ने अभी तक ये एनएफटी मिंट करके देखी है? नहीं की। जब मैकेनिक्स किस तरह काम करते हैं, जो स्टेप बताए जा रहे हैं, डिजिटल एसेट प्रिपेयर करेंगे, पीस ऑफ म्यूजिक हो, पिक्चर हो, कोई पेंट में आपने फर्ज करे बना ली कोई, फिर आप मेटामास्क डिजिटल एसेट बनाएंगे, वो एसेट को आप आईपीएफएस पे अपलोड करेंगे। ये मेरे ख्याल से लास्ट क्लास प्रैक्टिकली
हमने प्रोग्रामिंग करके भी ये सब चीज़ें देख चुके हैं। वो एनएफटी उसको टोकन बनाएंगे, टोकन में उसका टीएफएस का एड्रेस डालते हैं, उस पर कहाँ हमने अपलोड किया है उसको टोकन का एड्रेस देते हैं, मिंट करते हैं टोकन, उसकी गैस फी से ट्रैक करते हैं और वो डिजिटल ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय जाता है। उसकी अगर ओपन उसकी फिर अगर ओपन सी वगैरह पे उसकी जो प्राइस भी सेट करके और अवेलेबल फॉर सेल कर सकते हैं। इसी तरह परचेज करने का भी इसी तरह का मैकेनिज्म है। आप मार्केट प्लेस आते हैं, आप वॉलेट बनाते हैं, उससे हम ट्रैक करते हैं। अच्छा, हम बेसिकली कॉन्सेप्ट अभी पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए अब एक जिस तरह हमने बात करी ना, जितनी हमने बातें करी है ना, एनएफटी उससे भी ज्यादा बड़ी चीज है जो उस पर स्टडीज की बात करें, किस किस इंडस्ट्री पे अप्लाई हो सकती है। हम जिस अभी तो जितना हम पढ़े ना कम है एनएफटी के बारे में, तो इतना बड़ा स्कोप है एनएफटी और जो मेटावर्स पे जितना इसकी यूटिलिटी होनी चाहिए। आर्ट, म्यूजिक, मूवीज को तो हम डिस्कस कर लिया है कि क्रिएटिव इंडस्ट्री में कितना बड़ा इसका रोल होने जा रहा है। टिकट्स और कम्युनिटी क्लब्स के टोकन सिस्टम है, जो जिस तरह रॉयल्टी पॉइंट्स वाला सिस्टम है। आप जिस तरह यार नाइट में जाते हैं आपको रॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं, इसी तरह आप किसी मार्केट प्लेस पे जाते हैं या किसी ई कॉमर्स स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ रॉयल्टी आपको मिलते हैं। वो उसकी बहुत बड़ी यूटिलिटी है क्लब्स वाली। और टिकट्स में आप बात करें तो काउंटरफीट, आपको पता है टिकट्स इशू हो जाती हैं, फेक मर्चेंडाइज टी शर्ट्स वगैरह की बात करें तो वो फेक बन के सेल होनी स्टार्ट हो जाती है। उसकी बड़ी यूटिलिटी है, एनएफटी पे एक एक आइटम डाल सकते हैं। एनएफटी से जेन्युइननेस चेक करने के लिए टोकनाइज करके हर एसेट को। वीडियो गेम्स की इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि अगर ई स्पोर्ट की तो $200 बिलियन की इंडस्ट्री तो 2020 तक 21 तक बन चुकी थी है, और जो बढ़ती चली जा रही है इन गेम एसेट्स की बाइंग सेलिंग की अगर बात करें तो। रियल स्टेट में बहुत बड़ी यूटिलिटी और उस पर बहुत सारी एप्लीकेशन और बहुत सारी कंपनी बन जो रियल स्टेट को टोकनाइज करके फर्स्ट कर। रियल वर्ल्ड बात कर रहा हूँ कि मैंने एक कंपनी स्टडी की थी, उस पर मैंने काम किया है अपना प्रोफेशनली। तो उसने अपने एक पीस ऑफ प्रॉपर्टी को टोकनाइज करके उसके पीसेस बना के थी, वो एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड। उसने उस एसेट के ना 1000 यूनिट्स बनाए थे और हर 1000 यूनिट्स का एक यूनिक फर्ज करें मैप बना के उसको, जिस तरह पी सेंट्रल लाइन में उसने एक एक पीस डिजिटल एसेट को बनाया, तो उसने रियल एसेट को एनएफटीज में कन्वर्ट करके एनएफटीज की सेलिंग करी थी यूनिट्स बना के। जिस तरह म्यूचुअल फंड या सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स बनती है ना, सिक्योरिटी टोकन बना के उसने उनको सेल किया था और उसकी वैल्यू उसने उस एक्चुअल लैंड से लिंक कर दिया था। ये किसी कंट्री में लिस्ट भी हो चुका है। तो लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट की बात करें तो सर्टिफिकेशंस की वेरिफिकेशन या डिजिटल, जिस तरह अगर किसी ने ब्लॉकचेन ट्रेनिंग अलायंस की सर्टिफिकेट ली हो तो उसको पता है उसका जो सर्टिफिकेट मिला है वो एनएफटी पे है, वो सर्टिफिकेट का एड्रेस लिखा हुआ है, उस ब्लॉकचेन पे जाकर उसको वेरीफाई किया जा सकता है। इस तरह एजुकेशन सर्टिफिकेट्स की ब्लॉकचेन पे बहुत बड़ी यूटिलिटी है, क्योंकि फेक डिग्रीज और फेक यूनिवर्सिटीज आपको पता है कितनी कॉमन हो चुकी है आजकल। फिर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में एनएफटी, क्योंकि फैशन और फार्मास्यूटिकल और मेडिसिन में एनएफटी का यूटिलिटी बहुत हो सकती है। ट्रैक कर सकते हैं आप अपनी एक्चुअल एसेट को, फ्रॉड ना हो सके। फिर केवाईसी, बैंकों की अगर बात करें या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उधर सबसे बड़ा रिस्क होता है ना वो केवाईसी और रेगुलेटरी कंप्लायंस का जो रिस्क होता है कि एक्चुअल आया है या जो फाइनेंसिंग लेने आया है कि वो कोई टेररिस्ट तो नहीं है, कोई जो वो पैसा यूज कर रहा है वो कोई फ्रॉडुलेंट पैसा तो नहीं है। अभी ऐसा मोमेंट अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बात करें, अगर पाकिस्तान में कोई 50 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और अगर कोई कस्टमर आप और मैं जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो वो हर इंडिविजुअल केवाईसी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। और अगर दुनिया में देखा जाए कि थाउजेंड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को थाउजेंड्स ऑफ टाइम वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी अगर हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाए,
अगर हमारी आइडेंटिटी अगर या केवाईसी आईडी हमारी अगर कोई इंटरनेशनल कोई एनएफटी पे चला जाए और कोई यूनिवर्सल रेगुलेशन है इस पे, तो हम पूरी दुनिया में हम जहाँ भी जाएंगे हमारी जो अकाउंट जब खुलेगा तो हमारी एक ही इंडिविजुअल एनएफटी से इंडिविजुअल स्क्रीनिंग से या केवाईसी या चीज लिंक हो जाएगी और हमें बार बार अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं करवानी पड़ेगी। हम पूरे रिकॉर्ड और हम प्रोसेस बैंकों का भी बच जाएगा टाइम। ये बहुत बड़ी यूटिलिटी है। ये बात समझ आ रही है सबको? ज्यादा बोर तो नहीं हो क्या आज का लेक्चर? हाँ सर, हेलो जी सर, यहाँ पे एक सवाल था पीछे वाली स्लाइड पे। सर यहाँ पे आपने लिखा कंज्यूमर गुड्स, ठीक है सर। यहाँ इशू ये आ रहा है कि आइडेंटिटी मैनेजमेंट तो मुझे समझ में आ रही है कि जी एक यूनिक आईडी होगी और एक बंदे की होगी तो वो यूनिक होगी, चल जाएगा। लेकिन कंज्यूमर गुड्स यानी मेडिकल के जो हमारे पास दवाइयाँ वगैरह हैं, तो सर फॉर एग्जांपल पेनाडोल है, तो अब वो तो मल्टीपल निकल रही पेनाडोल का होंगी। एनएफटी नहीं बनेगा। कोई दवाई है, फर्ज करें कोई स्पेसिफिक, आपने शायद कहीं सुना हो कि स्पेसिफिक दवाइयाँ भी बनती हैं, कस्टमाइज दवाइयाँ भी बनती हैं। जिस तरह कुछ मेडिकल स्टोर्स वाले सेल करते हैं कुछ, या कुछ हाई फाई ड्रग्स होती हैं जो बहुत स्पेसिफिक काइंड ऑफ बहुत पेशेंट को यूनिक टाइप ऑफ दवाइयाँ दी जाती हैं, उसके एनएफटी बनेंगे। इसी तरह फैशन इंडस्ट्री है, फर्ज करें कोई बहुत बड़े फिल्म स्टार ने किसी फिल्म में कोई कपड़े पहने, उस कपड़े का एनएफटी बनेगा। फर्ज करें लगान के अंदर अगर आमिर खान ने एक बैट यूज करा है, उस बैट का एनएफटी बनेगा, ताकि वो परचेज करने वाले को पता हो कि वो जो परचेज करा है वो वही बैट है, कि वो कोई दूसरा बैट नहीं है, और पूरी दुनिया में वो एक ही बैट है। वो एनएफटी पे जाके उस प्लेटफॉर्म पे जाके वेरीफाई कर सकता है कि किसी और के पास का रेप्लिका तो नहीं है ना। और अगर वो आगे वो रीसेल करे उस बैट को, तो वो भी आगे अपने किसी नए बायर को भी जस्टिफाई किसी और के पास वो बैट नहीं है। इसी तरह अगर आपको पता हो हाई फाई रेस्टोरेंट ऑस्ट्रेलिया कनाडा के अंदर होते हैं, जहाँ जो स्टेक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टूना के स्टेक डॉलर्स के एक डिश होती है, जो बहुत महंगी फिशेज या बहुत स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ टूना समंदर के एक स्पेसिफिक हिस्से में पाई जाती है और उसको बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ शिप्स के थ्रू दूसरे कंट्रीज में बगैर फ्रीज करे लाया जाता है विद इन सेम डे, और वो सेम डे सर्व होते हैं उस रेस्टोरेंट के अंदर। तो वो उस डिश के अंदर उस फिश को एनएफटी करके उसकी डिश को सेल किया जा सकता है। ये इसी तरह कॉफीज होती हैं जो स्पेसिफिक दुनिया के स्पेसिफिक जगहों पे, तो उसकी जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेस्टोरेंट्स में वो बिकती है। बड़ी हाई फाई इंडस्ट्री भी है, फैशन इंडस्ट्री और हाई फाई फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ फ्रॉड का बहुत बड़ा रिस्क है। तो फर्ज करें अगर वो कंज्यूमर जो आज भी परचेज तो वो कर रहा है, उसकी मजबूरी है उसका, मगर वो जब एनएफटी पे आ जाएगा तो उसकी यूटिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। सही सर, यहाँ पे एक लेमैन क्वेश्चन भी है। जी जी जैसे जैसे सर आपने वो बताया कि जी लगाम के अंदर आमिर खान ने और फलां बेट को यूज़ किया हुआ है, तो सर जैसे ओपन सी के ऊपर ही हम चीज़ों को लिस्ट कर रहे होते हैं ना, या कोई भी हमारी एनएफटी मार्केट प्लेस है उस पर लिस्ट कर रहे हैं। अब एक बेट की इमेज है, तो वो मैंने बेट वाली इमेज कॉपी की और दोबारा एक कॉन्ट्रैक्ट बना के और दोबारा ओपन सी पे ना उसको मैंने लिस्ट कर दिया, तो इसको सर किस तरह से, यानी यार, फिर मैं। वो एनएफटी है ना, अगर वो ऑफिशियली हो तो बेड पे एनएफटी का एड्रेस प्रिंट हुआ होगा। अगर फिजिकल एसेट से वो लिंक होगा ना, तो उस एनएफटी पे वो बेड फिजिकल एसेट पे वो एनएफटी उसने इनबोर्ड वो जो भी क्यूआर कोड में या उस एनएफटी का जो एड्रेस होगा ना, उस पर प्रिंट करा हुआ होगा उसने, ताकि वो पूरी दुनिया में उस बेड को स्कैन करे तो उसको पता चल जाए इसका एक्चुअल ऑनर कौन है। वो फिजिकल एसेट से कुछ लिंकेजेस भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि फिजिकल एसेट किसी के पास है और किसी ने उसकी तस्वीर खींच के उसकी एनएफटी बना। ठीक ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू ठीक है, सर। वो फर्ज कर वो मूवी का यशराज फिल्म की है, तो यशराज फिल्म का एक अपना मार्केट प्लेस होगा जिसपे उसकी सारे जो फिल्म के अंदर जितनी चीजें यूज हुई है वो उधर हो रही होंगी। या फर्ज करें अगर किसी एक्टर अपने वेबसाइट पे अपने पोर्टल पे उसको सेल बाय सेल कर रहे होंगे, नॉर्मल तरह की चीजें होंगी। तो पूरे प्लेटफॉर्म बनेंगे, अभी ऐसी चीजें मोस्ट प्रोबेबली नहीं बनेंगी, मगर मैं कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी यूटिलिटी है अभी आगे जाके इन सब चीजों की। ठीक है, थैंक यू सर। अभी हार्वर्ड की डिग्री मैं लिख दूं अपने प्रोफाइल के अंदर कि मैंने हार्वर्ड से एमबीए किया हुआ है, और फर्ज करें कोई छोटी सी कंपनी में मैं गया हूँ, तो वो तो नहीं कोई हार्वर्ड मेरी डिग्री,
अनटिल अनलेस मैं अगर किसी बड़ी कंपनी में गया हूँ तो वो तो वेरीफाई करेंगे यूनिवर्सिटी को लेटर लिख के, तो वेरीफाई करेगा वो। नॉर्मली 2-2 3-3 हफ्ते लगते हैं, महीने लग जाते हैं एक। आप अगर आज की स्पेशली बैंकों का मुझे पता है, अगर बैंक में कोई एम्प्लॉय जाता है और अगर वो क्लेम करता है कि मैंने इस जगह काम किया है और इन ऑर्गेनाइजेशन से मैंने पढ़ा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन और उस सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेटर लिख के वेरीफाई करती है। उसकी वेरिफिकेशन को 3-4 महीने लग जाते हैं, तब तक वो परमानेंट स्टाफ नहीं होता, तब तक उसकी वेरिफिकेशन आ जाए। मगर ये छोटी कंपनीज नहीं करती है सब, तो उनके लिए इस तरह इजी हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम जितनी बात करें, हम आवर्स एंड आवर्स ऑफ बात करें, हम पर्पस ये है आज की क्लास का कि हम सिर्फ कितना बड़ा एनएफटी का डोमेन है, एनएफटी कितनी बड़ी चीज होने जा रही है, हर चीज एनएफटी पे होने जा रही है, एनएफटी में कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी बड़ी, उस तरह हम सोचना स्टार्ट कर दें। इसी तरह चैलेंजेस भी बहुत बड़े बड़े हैं। जिस तरह बड़ा चैलेंजेस टेक्निकल है, और जो हम में से भी किसी साहब ने कहा था और बिल्कुल सही कहा था, हाई ट्रांजेक्शन फीस एंड मिंटिंग कॉस्ट सबसे बड़ा चैलेंज है वो मेन स्ट्रीम पे कॉमन होने के लिए। जो अभी तक पे जो सबसे बड़ा हर्डल है, सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा टेक्निकल चैलेंज है, वो ट्रांजेक्शन फीस। नेटवर्क पे अगर ये ट्रांजेक्शन फी कम हो गई तो एक आप देख लें 1-2 साल कितनी स्पीड से डेवलपमेंट होने जा रही है। और जो डेवलपमेंट हो भी गई है वो ये नहीं आ रही कंज्यूमर तक, क्योंकि अभी इसकी ट्रांजेक्शन फीस बहुत ज्यादा है। फिर साइबर सिक्योरिटी एंड क्रिप्टो वॉलेट्स का जो थेफ्ट का होने का रिस्क है, ये बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से बहुत चैलेंजेस हो रहे हैं। मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, उसमें आप सब डिटेल भी पढ़ सकते हैं इसकी। यूनिवर्सल कंसेंसस, कोई यूनिवर्सल कंसेंसस अभी तक नहीं बन पाया। हर ब्लॉकचेन जो बड़ा प्लेटफॉर्म अपना कंसेंसस एल्गोरिथम लेके क्लेम करता है कि मेरा वाला सबसे बेस्ट है। अभी जिस तरह इथेरियम की बात करें, वो भी प्रूफ ऑफ वर्क पे है और वो क्लेम करता है कि हम बहुत जल्दी दूसरे में जा रहे हैं कंसेंसस एल्गोरिथम, मगर वो जो प्रूफ ऑफ वर्क की जो ब्यूटी है वो अभी मैच ही नहीं कर पा रहा। उसके प्रॉब्लम्स जो प्रूफ की जो सिक्योरिटी है, वो उस लेवल की सिक्योरिटी अभी कोई और दे ही नहीं पा रहा। तो ये बहुत बड़ा हर्डल ब्लॉकचेन के लिए पूरा बहुत बड़ा हर्डल है ये। इसी तरह एनएफटी फ्रॉड है, जो जहाँ पे एनएफटी डिप्लॉय होती है वो एक रिस्क है। ये अगर मैं डॉक्यूमेंट ही अगर खोल लूँ तो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतर होगा, इसको हम टेक्स्ट में देखते चले जाएंगे। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। यस सर, नजर आ रही है। पीडीएफ डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है? यस ये जी इसको जरा जूम कर लें। जी जी, मैं ही वैसे पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी भेज दूंगा आपको। ये स्लाइड मैंने इसी से कॉपी पेस्ट करके बनाई हुई है। ये जितना मैं डॉक्यूमेंट, आप सब इंटरनेट से कॉपी पेस्ट ही होता है, मेरा कोई अपना पर्सनल कंटेंट तो होता नहीं है। तो हम में से जितने टीचर्स हैं, ये इन्होंने कंट्रीब्यूट और ये कंट्रीब्यूट डेटा बट ढूंढते हैं हम लोग, ये करते हैं चीज़ें। आपकी जो कोर्स आउटलाइन होती है उसमें भी बहुत अच्छे लिंक्स दिए होते हैं कंटेंट के, वो सारा पढ़ा करें आप। तो ये गैस फीस का हमने बात कर ली, कंसेंसस की बात कर ली, थेफ्ट की बात कर ली, प्राइवेट कीज की, एनएफटी फ्रॉड्स की बात कर ली, इन्वायरमेंटल कॉस्ट, प्रूफ ऑफ वर्क की जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट है, जो उसको रन करने के लिए जो जितना कार्बन इमिशन और जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट और जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे कंट्रीज इस वजह से भी उस पर बैन कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल रिसोर्स रिक्वायर्ड। फिर लीगल चैलेंजेस की अगर बात करें तो रेगुलेटरी चैलेंजेस मुख्तलिफ इसके अंदर है। ऑल्दो ब्लॉकचेन की बॉर्डरलेस नेचर है, मगर उसकी जो डिप्लॉय की बात करें और अगर उसकी कॉपीराइट के चैलेंजेस अभी, क्योंकि एक्चुअल कॉपीराइट और ब्लॉकचेन के अंदर जो हम करेंगे वो अलग अलग है, अभी कोई लिंक नहीं है आपस में दोनों का। फिर फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करें तो अगर हम किसी फाइनेंशियल पैसे अगर मार्केट से उठाते हैं तो वो बड़ी उस फाइनेंशियल मार्केट कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि वो अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना के अगर हम किसी मार्केट में अगर उसको
जमा करते हैं किसी, तो उस कंट्री की सिक्योरिटी इशू करने, सिक्योरिटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करने के रेगुलेशंस अप्लाई हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिस पे अभी कुछ कंट्रीज में तो काम किया है, अभी बाकी कंट्रीज पे कर रहे हैं। Counterfeiting digital assets, NFT cannot be stopped, infinitely reproduced. इसमें भी अभी थोड़े से चैलेंजेस हैं जो फ्रॉड के। एक्चुअल एनएफटी अगर कोई किसी ने म्यूजिक आर्ट बनाया है और तो जो प्लेटफॉर्म क्लेम करते हैं कि मेरे पास ओरिजिनल है, तो उसका कोई स्टैंडर्डाइज एनएफटी अभी तक नहीं है। वो मोस्ट प्रोबेबली तभी होंगे जब बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस या डिस्ट्रीब्यूशन हाउस प्लेटफॉर्म बनाएंगे, तो उसकी क्रेडिबिलिटी ही सबसे ज्यादा होगी आज तक, जो मुझे समझ आता है। टैक्स जमा करने के चैलेंजेस, आपको पता है कोई कंट्री विदाउट कलेक्शन ऑफ टैक्स नहीं चल सकता। अगर कंपनी अगर डाउन बननी स्टार्ट होगी और सारी बिजनेस हमारा डाउन में चला गया, तो मुल्क किस तरह चलेंगे, टैक्स का सिस्टम कैसे चलेगा? तो उसको लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज कंट्रीज के लिए। तो ये है आज का कंटेंट। कासिम भाई हैं आप क्लास में? फ्यूचर ऑफ एनएफटी, ये मैंने डॉक्यूमेंट अभी इसके आगे तो मैंने भी नहीं पढ़ा। फिर एनएफटी ये डॉक्यूमेंट आप प्लीज पढ़िएगा, इसको अगर कभी इस पे डिस्कस करेंगे। यूनिक एनएफटी दैट कोलेटरल, ये थोड़ी सी चीजें कनेक्ट कर लीजिए। मोनेटाइजेशन कैपेबिलिटी, इंक्लूजन ऑफ पेपरलेस टेक्नोलॉजी बढ़ेगा आगे जाके, ये एनएफटी के थ्रू ही पॉसिबल है। जिस तरह मैंने आपको आइडेंटिटी मैनेजमेंट में बताया कि कितने फॉर्म हम जिंदगी में भरते हैं, काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है इसका। अच्छा, फिर ये इसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स दिया हुआ है, ये भी जरूर पढ़िएगा फिर आप। ठीक है, कोई सवाल है यहाँ तक? जी सर, एक सवाल है। जी प्लीज पूछें। अच्छा सर, आपने डोमेन की एग्जांपल दी थी कि डोमेन की तरह ही ये एनएफटी जो बायर जो परचेज करेगा वन टाइम कॉस्ट पे करेगा, या डोमेन की तरह ही इसको मेंटेन करने के लिए एनुअली फीस इसको पे करना पड़ेगा? जी वापस बोले, मैं नहीं सुन पाया। एनएफटी को वन टाइम कॉस्ट है जो बायर जो परचेज करेगा, या इसको मेंटेन करने के लिए एनुअली इसकी कोई सर्टेन अमाउंट कुछ चार्जेस भी हिट होंगे इस पे? यार मैं नहीं सुन पा रहा, प्लीज आप अगर कोई सुन पा रहे हैं तो प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर दें। सर एनएफटी की जो कॉस्ट है ये वन टाइम होगी सर? देखिए, ये तो उसकी जो प्रैक्टिकली चीज बनाएंगी है, जो उसकी एप्लीकेशन बनाई जाएगी, जाहिर सी बात है। डोमेन तो अगर google.com है तो वो google.com तो एक ही होगा ना, उसका ऐसा तो नहीं होगा ना कि google.com 10 लोग बना लें। तो उसकी एनएफटी सबसे ज्यादा यूटिलिटी अगर एनएफटी देखा जाए। मगर अगर मैंने, अच्छा प्रॉब्लम ये है कि जब ओपन मार्केट में फर्ज करें, अगर मैंने कोई abc.com बनाया हो और किसी ने abc नाम की फर्ज करें alphabet.com किसी ने बनाया होता, ये गूगल ने तो alphabet.com कुछ साल पहले अपनी ब्रांडिंग की है ना। फर्ज करें 2010 के अंदर किसी ने alphabet.com बना के रजिस्टर किया हुआ होता। अब जब गूगल ने जब alphabet.com कंपनी को रीब्रांड करना होगा, तो सबसे पहले तो उसने यही चेक करा होगा ना नाम इशू करने से पहले कि alphabet.com के नाम किसी ने परचेज तो नहीं किया हुआ, किया होगा नहीं किया होगा? ऐसा सर बिल्कुल ऐसा ही क्या होगा। क्या होगा? फर्ज करें वो मैंने लिया हुआ होता, मेरे पास होता, तो वो मेरे से कांटेक्ट करता ना गूगल सेल्स का बंदा कि यार वी नीड दिस डोमेन, आप कितने में सेल करेंगे हमें? तो अगर किसी को पता हो कि गूगल को डोमेन चाहिए, वो तो पहले तो उसने बताया नहीं होगा कि गूगल को चाहिए, तो वो जितने पैसे मांगते गूगल को देने पे, उसने कोई लेमैन की तरह उसने परचेज कर लिया होगा डोमेन। अब उसने कुछ $100s का बेचा। तो इस तरह आप आजाद चाय वाला बहुत मशहूर यूट्यूबर है, वो भी यही काम करता था। वो कहता, मैंने किसी को यूट्यूब में सुना था कि उसने बहुत सारे डोमेन रजिस्टर करके रखे थे, वो एक प्रोफेशनली काम करता था, और बहुत सारे उसने बहुत महंगे फिर बेचे हैं जब कंपनी को जरूरत पड़ती है उस डोमेन की। तो अगर ये कोई एनएफटी बन जाएंगी तो उसको और ऑथेंटिक तरीके सेलिंग होगी ना। ये तो एक मैं ख्याली अपने एनालिसिस से बात बता रहा हूँ।
मैंने कोई एथिक्स की रियल वर्ल्ड चीज देखी नहीं है उसकी। ओके सर। और कोई कुछ ऐड करना चाहे? अच्छा, नेक्स्ट क्लास से मुदस्सिर कंटिन्यू करेगा। मैं और कासिम भाई मोस्ट प्रोबेबली हम Q1 की क्लासेस में बिजी हो जाएंगे संडेज को, और वैसे हमारी 12 क्लासेस का ये क्वार्टर होता है, तो तकरीबन शुरू की क्लासेस में तो हमने काफी 2.5 घंटे के भी सेशन करें, तो इन टर्म्स ऑफ तो हमारा कंटेंट कंप्लीट हो चुका है। मगर वो मुदस्सिर वो कुछ प्रोग्रामिंग की चीजें रह गई हैं, वो आप मोस्ट प्रोबेबली अब नेक्स्ट क्लास तो होगी, नेक्स्ट क्लास मुदस्सिर लेगा, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। तो हमारा जो स्ट्रक्चर पैटर्न वो 12 क्लासेस का, तो हमने मेरे ख्याल से 11th क्लास आज है, अगर कोई मुझे अगर कंफर्म कर दे तो। मैं तो एटलीस्ट अब नेक्स्ट क्लास में अवेलेबल नहीं होऊंगा। अगर कोई किसी को कोई चीज़ डिस्कस करनी है तो मेरे से फिर हम जो रात में सेशन करेंगे कुछ एक दो, उसमें डिस्कस कर लेंगे, या अभी जो क्वेश्चन हो तो कोई पूछ ले। और आप लोगों का फीडबैक दें अभी तक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उस पर फीडबैक मेरा क्या है, या कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं अपने कंटेंट में पूरे Q4 में अभी नहीं, ओवरऑल पूरे सारे जो अगले क्वार्टर में ऐड होनी चाहिए या आपके साथ होनी चाहिए, आप ज़रा कंट्रीब्यूट करना चाहें तो उसका भी प्लीज़ फीडबैक इस क्लास में दें, 1-to-1 दे बाद में, तो वो भी बड़ा हेल्पफुल होगा आप अगले बैच के स्टूडेंट्स के लिए। अभी तक अपना आपका एक्सपीरियंस कैसा, प्लीज आप लोग शेयर करें अपना, क्योंकि अभी मेरे पास और कंटेंट तो नहीं है अभी पढ़ाने के लिए आज क्लास में। आज के लिए तो वैसे ही सर हमने एक काफी कंटेंट आप लोगों को बोर कर दिया मैंने आज तो। जी सर, थैंक्स फॉर दैट। मेरे जहन में एक सवाल था जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। आपका जनरल बैकग्राउंड और ब्लॉकचेन की तरफ इस वेब 3.0 के डोमेन में आप स्पेसिफिकली आर यू जस्ट वर्किंग in the tokenomics side of things, या आप where do you see yourself working? Because I believe जितना मैंने आपको अंडरस्टैंड किया है, आप ज़्यादा टोकनॉमिक्स और इन चीज़ों के अंदर आपका ज़्यादा जो है वो फोकस है, तो इज़ दैट करेक्ट? और इस पे अगर थोड़ा सा शेयर करें अपने एक्सपीरियंस। देखिए, अभी मैं जिस तरह कासिम भाई भी आपको मल्टीपल टाइम बता, नॉन प्रोग्रामर्स के लिए भी ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री में बड़ा स्कोप है। जिस तरह आप फर्ज करें, इसकी एग्जांपल में ब्लॉकचेन से हटके पे, आप फर्ज करें गूगल है, गूगल में क्या सारे प्रोग्रामर्स बैठे हुए होंगे? Google.com के अंदर गूगल या अल्फाबेट कंपनी है, उसमें क्या सारे प्रोग्रामर्स होंगे? बताएं। बिल्कुल, बहुत सारे और रोल्स हैं डेफिनेटली। मेरे ख्याल से उसमें जो एक्चुअल प्रोग्रामर्स होंगे वो 5% होंगे, सही है? या अगर अमेजोन की बात करें उसमें जो एक्चुअल डेवलपर्स होंगे वो 5% होंगे। फेसबुक में जो एक्चुअल डेवलपर्स होंगे जो हार्डकोर कोडिंग करते होंगे वो 5% होंगे, सही है? जी जी। Daraz.com में उसमें प्रोग्रामर्स कितने होंगे? फूड पांडा में प्रोग्रामर कितने होंगे? उबर में कितने प्रोग्रामर्स होंगे? जी जी बिल्कुल, आप 10% से सही ज्यादा कह रहे हैं। नहीं होंगे। फर्ज करें अगर हम इथेरियम की बात, हम मशहूर प्लेटफॉर्म सैंडबॉक्स की बात कर लें, डिसेंट्रलैंड की, प्रोग्रामर्स कितने होंगे उसमें? एक्चुअल आर्टिस्ट कितने होंगे? 5-10% से ज्यादा नहीं। मार्केटिंग के लोग होंगे उसमें, स्ट्रेटेजिस्ट होंगे उसमें, टोकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट होंगे उसमें, नेटवर्क्स के लोग होंगे उसमें, क्या कहते हैं, ट्रबल शूटिंग के लोग होंगे उसमें, यू नेम इट, हर डिपार्टमेंट उसमें। फाइनेंस के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे उसमें, मार्केटिंग के लोग होंगे उसमें, रिस्क मैनेजर्स भी होंगे किसी हद तक अगर डिसेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है उसमें, स्ट्रेटेजी के बहुत ज्यादा लोग। अब इधर भी नाम देख लेना जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के नाम है, ये क्या कह रहे हैं, डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। अब हर प्लेटफॉर्म के अंदर आप उसके की मेंबर्स देखेंगे ना, उसमें जो प्रोग्रामर्स होंगे वो बहुत कम होते हैं। और क्या आ रहे हैं अब देखें ना, क्या हुआ है इसने, MSc इंजीनियरिंग की हुई है, इसने PhD किया हुआ है,
जो अभी आप ये रिसर्च कर रहे हैं ना डाउस की और एनएफटी की, उसके आप एक काम की, उसमें जो उसके की मेंबर्स है ना उसकी प्रोफाइल भी देखिएगा, क्योंकि जब उसने पीएचडी की तो उस जमाने में तो ये ब्लॉकचेन का कुछ चीजें भी नहीं होंगी। सवाल ये होना चाहिए आपका कि अगर किसी कोई दूसरी इंडस्ट्री में काम करता है तो वो क्या दूसरी अपनी किसी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करता है? जी कर जी सकता असल है। में ये जी असल में आई एम प्रीटी क्लियर ऑन दैट। मैं थोड़ा और सा एक बात आपका अंडरस्टैंड करना चाह रहा था एज एन मैंने इंडिविजुअल। मैं कोई नहीं हूँ, मगर प्रोग्रामिंग मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ी है। मैं सारी प्रोग्रामिंग मैंने पहले मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ाई भी है मैंने आप में से काफी लोगों को, और फिडिलिटी के फंडामेंटल भी मैंने पढ़ाई है, मगर मैं एक्चुअल जो प्रोग्रामिंग नहीं करता ना, फिर मैंने वो मुनासिब नहीं है जब मैं एक्चुअल प्रोफेशनली जो काम नहीं करा वो चीज़ मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को, इसलिए मैंने राइट प्रोग्रामिंग को पढ़ाई नहीं है, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग खुद नहीं करता, क्योंकि प्रोफेशनली आई एम नॉट अ प्रोग्रामर। मगर ऐसा नहीं है, मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, मैंने डेटा साइंसेज में पाइथन बहुत अच्छी पढ़ी हुई है, पाइथन में मैंने काम भी किया हुआ है डेटा मॉडलिंग में। फिर उसके अलावा डेटा बेसिस पे मैंने काम किया हुआ है, मगर जो मैं अच्छा कर सकता हूँ ना वो मैंने पढ़ाने को फोकस किया है। राइट। तो आपका ज़्यादा फोकस जो है वो टोकेनॉमिक्स के ऊपर ही है, तो आपने कहीं नॉन प्रोग्रामिंग साइड ऑफ ब्लॉकचेन, जी और अभी मैं भी चीजें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। राइट। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो अपने आप को बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी नोमान भाई प्लीज। क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा, असल में हम लोग जब ब्लॉकचेन की बात कर रहे होते हैं ना, तो ब्लॉकचेन बेसिकली इज एन ओशियन राइट नाउ। अगर क्योंकि इसमें ब्लॉकचेन में is going to disrupt every industry, every sector, every micro and macro processes, वो इसमें ब्लॉकचेन में अभी फ्यूचर में डिस्टर्ब भी होने जा रहे हैं, और ऑलरेडी जो है ना काफ़ी एरियाज को ब्लॉकचेन ने टच कर लिया है। अच्छा, अब बात अगर मैं स्पेसिफिकली करूं कि हम लोग अभी अगर सभी लोग टेक्निकल एक्सपर्टीज लेना शुरू कर देंगे तो हमारे बिजनेस एनालिस्ट किधर जाएंगे, सिस्टम एनालिस्ट किधर जाएंगे? ठीक है, तो इस वक्त बहुत बड़ा गैप है बिटवीन मार्केट और टेक्निकल एक्सपर्टीज के, क्योंकि अभी हमारे पास लीगेसी टेक्नोलॉजीज तो अवेलेबल हैं, लीगेसीज जो प्रोसेसेस हैं और जो बिजनेस जो प्रोसेसेस हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन इसको ब्रिज करने वाले जो मेन जो करेक्टर्स हैं ना, उनकी बहुत शॉर्टेज है। तो उस शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए हम लोग, जाहिर बात है, उमर भाई जैसे लोग हमारे को रिक्वायर्ड हैं, जिनकी जो है अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ नॉलेज हो ब्लॉकचेन की और प्लस बिजनेस की, तो वो इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकें सारे बिजनेसेस को ब्लॉकचेन के अंदर। और वो हमारे लिए हेल्प आउट होगा एज ए, फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ टेक्निकल गाय, तो इट विल रियली हेल्प मी अलॉट कि जो है वो मैं जो हूँ उसको किस तरह से प्रोसेस को ऐड करूँ। टेक्निकल तो कोई भी फार्मूला मैं लिख लूंगा ना, मेरे पास एक IRR का फार्मूला लेकर आ जाए मेरे पास, मुझे दे दें 2+2 करना है, मुझे 5 करना है, 2+2 को मैं एज ए प्रोग्रामिंग में कर दूंगा। ठीक है, उसके अंदर इंटरनली जाके हार्ड कोड कर दूंगा या कुछ कर दूंगा, लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या बिजनेस उसमें मेथोडोलॉजी यूज हो रही है, क्या प्रोसेसेस हमको यूज करने हैं, क्या डोमेन नॉलेज है, वो बेसिकली वो जो रोल प्ले करते हैं वो बिजनेस एनालिस्ट और सिस्टम एनालिस्ट करते हैं। तो इस चीज का जो है ना बहुत ज्यादा इस वक्त गैप है इस आने वाले दौर में ब्लॉकचेन के अंदर। तो वो डेफिनेटली हमारे को उमर भाई जैसे लोगों की बहुत अशद जरूरत पड़ेगी इसमें। मेरे जैसे से मुराद इनका ये है कि इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट। एग्जैक्टली, नो आई एम सॉरी सर, एक्चुअली यार आप थोड़ी मेरी ज्यादा करने लग जाते हैं ना, फिर मैंने बोला आप सबकी स्पेशलाइजेशन होती है, जो चीज फील्ड में होती है उसकी नॉलेज होती है ना। आप जिस तरह शायद KYC AML में आप में से जितने लोग उसमें सबसे ज्यादा मुझे पता। अच्छा, इसमें ये एक और चीज भी है ना, ये तो क्रिकेट तो है नहीं कि मैं ऑलराउंडर बन जाऊं ना,
ठीक है, कि मैं जो हूँ टेक्निकल साइड पे भी आ जाऊँ, मैं बिजनेस साइड पे भी आ जाऊँ, मैं एनालिस्ट भी बन जाऊँ, मैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी बन जाऊँ, और मैं क्वालिटी एश्योरेंस भी करना शुरू कर दूँ। मैं ऑलराउंडर नहीं बन सकता, मैं चाहूँ भी तो नहीं बन सकता। मैं चाहूँ कि मैं सारा काम जो है टेक्निकली जो है वो कोडिंग भी स्टार्ट कर दूँ और क्लाइंट से इंटरेक्शन भी करना शुरू कर दूँ, बिजनेस नॉलेज भी गैदर करना शुरू कर दूँ, सारा कुछ। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें हमारे को स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए जो कि लाइक इस फील्ड को, इस गैप को फिल करें। और ये बहुत ही हाईली पेड जॉब्स हैं जो मार्केट में अभी भी गैप है, इसका बहुत बड़ा गैप है, जो कि इस डिमांड बहुत ज़्यादा है इन लाइक एनालिस्ट की, बिजनेस जो फंक्शनल एनालिस्ट हैं इनकी, प्लस लाइक जो ब्लॉकचेन को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इन डेप्थ, और बिजनेस नॉलेज भी रखते हैं। तो इसमें अगर आप लोगों में से कोई जंप इन करना चाहे तो जरूर इसमें करे, और इसमें दोनों नॉलेज ले, लाइक कि किस तरीके से आप ब्रिज कर सकें बिजनेस के लोगों को जो लिगेसी सिस्टम को संभाल रहे हुए, और जो डेवलपर्स हैं जो टेक्निकली जो डेवलप करके देंगे हमारे को सोल्यूशन। इन लोगों का गैप ब्रिजिंग बहुत जरूरी हो गया है इस वक्त, और इस वक्त हमारे पास बहुत कम लोग हैं इसमें। अच्छा, और हेलो नोमान भाई यहाँ एक सवाल था। बहुत अच्छा आपने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया। सवाल ये था कि जैसे आप बता रहे हैं कि दोनों चीज़ों को जो ब्रिज कर जाए, अब क्योंकि इंडस्ट्रीज तो मल्टीपल हैं, तो हम लोगों को किस तरह बेहतर पता चले कि हमें किस कौन सी इंडस्ट्री को ब्लॉकचेन के साथ जो ब्रिज करना है, तो हम पहले उस इंडस्ट्री की भी हमें इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, तो वो कौन सी होनी चाहिए? बिल्कुल, आपने की पॉइंट आपने खुद ही रेस किया। अब फॉर एग्जांपल, अब मैं आपसे पूछूंगा आपकी जो मेजर क्वालिफिकेशन है वो किस फील्ड में है? वो आईटी के अंदर है। आईटी के अंदर है ना, तो जी। आप एक अच्छे आईटी एनालिस्ट बन सकते हैं। आप इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे जो बैंक्स हैं या डिफरेंट इंडस्ट्री हैं, उनके पास लीगेसी सिस्टम चल रहे हैं। उनको चाहिए कि वो अपने सिस्टम को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपने ब्लॉकचेन के ऊपर। अब आपके पास ऑलरेडी ब्लॉकचेन की भी नॉलेज है, और आपके पास आईटी की एक्सपर्टीज भी अवेलेबल है। आप इजीली उन आईटी के प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो कि इनसाइड उनके सिस्टम में चल रहा है, और उसको इजीली ब्रिज कर सकते हैं। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई अकाउंट्स का बंदा है, वो इजीली फाइनेंस की गैप को ब्रिज कर सकता है। कोई ह्यूमन रिसोर्स है, वो ह्यूमन रिसोर्स के जितने भी सिस्टम है, जो सप्लाई चेन के जो सिस्टम है, अगर किसी की एक्सपर्टीज उसमें है, तो उसको गैप को ब्रिज कर सकता है कि ब्लॉकचेन की एक्सपर्टीज ले, नॉलेज ले, और उसके पास ऑलरेडी सप्लाई चेन की नॉलेज है, तो उसको कॉम्बिनेशन बना के वो इजीली जो है वो डाइव इन कर सकता है उन प्रोसेसेस के अंदर जहाँ पे डिमांड है कि आप उनको लाइक ब्रिज करें बिटवीन टेक्निकल पीपल और बिजनेस पीपल। ठीक ठीक, थैंक यू। मैं आपको एक चीज अभी ऐड कर, इसके अंदर हर कंपनी के अंदर, फर्ज करें मैं बैंक, क्योंकि मैंने बैंक से मेरा ताल्लुक है, मैं बैंक की एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें एक डिपार्टमेंट के अंदर कोई नया सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है। फर्ज करें एक रिस्क मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट है, वो एक रिस्क मैनेजमेंट के अंदर भी सब फंक्शन होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट, 10 डिपार्टमेंट्स होते हैं। फर्ज करें एक डिपार्टमेंट एक रिस्क रेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट कर का, या बहुत बड़े किसी स्पेशलाइज सिस्टम। अब फर्ज करें हमारा जो होगा उसको रिस्क मैनेजमेंट और रेटिंग सिस्टम की नॉलेज होगी? नहीं होगी ना। वो इस डिपार्टमेंट के अंदर जो बंदा है उसको रिस्क रेटिंग सिस्टम की नॉलेज होगी, उसको सिस्टम्स की नॉलेज नहीं होगी। और जो होगा, क्योंकि बाहर के वेंडर से अगर हम चीज कोई खरीद रहे हैं स्पेशलाइज, वो इन हाउस नहीं बन सकती। इम्प्लीमेंटेशन हमारी आईटी वाली टीम कर रही है फर्ज करें, मगर आईटी वालों रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता, रेटिंग सिस्टम का नहीं पता, रिस्क मैनेजमेंट को आईटी वालों का नहीं पता, इम्प्लीमेंटेशन टीम आ रही है उसको का नहीं पता। यहाँ भी एक बहुत बड़ा गैप है कि उसमें बिजनेस कंसल्टेंट पार्टनर्स बीच में चाहिए होते हैं, जिस यूनिवर्सल सबकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो, वो आपस में इन सब से इंटरेक्ट करवा के वो चीज इम्प्लीमेंटेशन टीम, जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन टीम होती है, बिजनेस कंसल्टेंट होता है, वो एक तीसरी कंपनी नॉर्मली हायर करनी पड़ती है कि जो आपस में इंटरेक्ट करके इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। नॉर्मली जो बैंकों के अंदर कोर बैंकिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट वो इस तरह होते हैं कि एक कोर बैंकिंग को बनाने वाली कंपनी होती है, एक बैंक होता है, एक उसका आईटी डिपार्टमेंट, फिर एक तीसरी कंपनी हायर की जाती है जो सबको ब्रिज करके आपस में इस पे लाता है और आपस में कम्युनिकेशन करवाती है और समझाती है, इसको उसकी बात समझाती है, उसको उसकी बात। वरना क्या होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, वो फेल्ड हो जाती है विद इन फ्यू ईयर्स। पता चलता 3 साल लगते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, फिर पता चलता है वो एंड रिजल्ट जो हमें प्लान था और जो हमें ख्वाब दिखाए गए थे या
जो हमें डेमो में दिखाया गया था वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है। तो आप सोचे ब्लॉकचेन कितना बड़ा गैप होगा। अभी तो हमें फर्ज करना, अभी एनएफटी रिलेटेड मैंने जितनी बातें बताई आज, आप में से शायद कितने लोगों को सब बातें पता थी? सबको थोड़ी थोड़ी बातें पता होंगी ना, ऐसा ही है। कुछ तो सुनी होंगी ना आज, कि नहीं सुनी, सब पता थी। तो ऐसा ही है। और दूसरा, आजकल जो हमारे सर कासिम साहब ने जो मार्केट प्लेस सर्च करने के लिए दिए ना, वो इसीलिए दिए हैं ताकि हम इस एक्सपर्टीज की तरफ आगे बढ़ सके। आपको पता चले कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या पॉसिबिलिटी। अभी तो हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज को पढ़ रहे हैं अभी जो स्टूडेंट। अभी तो ब्लॉकचेन का क्या कहते हैं, ये जो हमने जर्नी स्टार्ट की है ना, ये भी स्टार्ट की है जर्नी, ये बहुत बड़ी है। अब आपको हमेशा इसके साथ टच रहना है और उसमें ऐड करता रहना है कि फिर कहाँ की कंट्रीब्यूशन, कहाँ आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले उसको फिर आप ग्रैब कर सकें। अभी तो सर ये वाला पीडीएफ और अपना सर जो अपना स्लाइड से प्लीज शेयर कर सकते हैं आप? जी कर दूंगा, प्लीज, हर दफा कर देता हूँ। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मगर पता है ये पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ ना, मैं चैलेंज करता हूँ कि आधे बच्चे उसमें से भी नहीं देखते होंगे तो वापस। वो तो सर अब क्या कह सकते हैं। तो जब तक क्लास, अगर मैं बोल दूंगा मैं नहीं दूंगा तो आप लोग ज्यादा गौर से सुनेंगे क्लास में, मेरा अपना बिलीफ है कि मैं पीडीएफ और ये नहीं शेयर करूंगा तो आप लोग क्लास में ज्यादा बच्चे भी आएंगे और ज्यादा गौर से सुनेंगे। और तो लास्ट क्लास में बात कह रहा हूँ, मगर मैं इसलिए ये शेयर कर देता हूँ ताकि जो लोग नोट्स भी अटेंड लिखेंगे फिर सर, उसी वक्त फिर नोट्स भी बनाते जाएंगे। हाँ वो बहुत अच्छा पढ़ेंगे। मैं तो अगर मेरे हाथ में चीज होती ना और मैं अगर इस चीज का हेड होता तो मैं कभी ये पीडीएफ और ये शेयर नहीं करता, आप लोग उतना शेयर करता। मगर हम गुड फेथ में दे देते हैं कि यार जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, किसी के साथ कोई सीरियस मजबूरी होगी या कोई इस टाइमिंग में कोई जॉब कर रहे होंगे, कोई सो रहे होंगे, उस कंट्रीब्यूशन से या वापस सुनना चाहें जो, मगर एक कर देते हैं हम शेयर। जी तो सर बाद में जो ना उसको पढ़ता जरूर है, अभी फोन तो करने, लेकिन मैंने एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा मैं आप जैसे, आप तो एक्सेप्शन है। कुछ लोग तो जो मेरे ख्याल है जो हमारी क्लास में जो, वो तो सारे एक्सेप्शन थे, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। चले तो नुमान भाई कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स? नहीं, माशाल्लाह आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है और इतना अच्छा आप लेके चल रहे हो। जितनी नॉलेज आपने दी है वो काफ़ी सीखने को मिला है। और इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग पढ़ने को मिलती हैं जो कि हमने कभी इस एरिया को टच भी नहीं किया है। क्योंकि अभी हम लोग क्या, हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बहुत सारी चीजें रिसर्च करके पढ़ लेता हूँ, इस चक्कर में ये फायदा मेरा भी हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, मैं यही बता रहा हूँ कि जब पढ़ाने का भी एक बड़ा बेनिफिट है ना, कि पढ़ाने के लिए आपको खुद पढ़ना भी पड़ता है, तो उसमें जो है ना उतनी डेप्थ में निकल जाते हैं, रिसर्च करना लग जाते हैं कि यार ये चीज़ जो है ना इसमें तो इस तरह की लिखी हुई है और इसमें शायद कुछ इस तरह की इंग्लिश लिखी हुई है कि हमारी समझ में नहीं आए, पर गूगल करना पड़ता है। तो उसमें फिर जाहिर बात है आप जब अंडरस्टैंडिंग दे रहे होते हो तो इस तरह और मजीद जो है हम लोगों को इन डेप्थ नॉलेज भी मिल रही होती है और पता चल रहा होता है कि इंडस्ट्री में क्या चीज़ें चल रही हैं। और ये बेसिकली आप हमारे को एक बेस दे रहे हो, ठीक है ना, बाकी नॉलेज तो हमने खुद लेनी है ना आगे, लाइक इन डेप्थ उसकी रिसर्च हमने खुद करनी है। एनएफटी का आपने पूछ लिया, एनएफटी होता है क्या है एज ए लार्जर स्केल, अगर कोई किसी से भी पूछे मेरी तरफ से डिफरेंट आंसर आएगा, आसिफ की तरफ से डिफरेंट आएगा, आपकी तरफ से डिफरेंट आंसर आएगा, क्योंकि एनएफटी की भी इतनी क्लासिफिकेशन हो गई है और इतनी डेफिनेशंस बन गई है कि अब मैं कौन सी एनएफटी की बात कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है ना। तो वो भी जो है वो अब इसमें आपने फिर रॉयल्टी का ऑप्शन दे दिया और बाकी फिर हम लोग अभी रिसर्च हम लोग कर रहे हैं, उसमें कासिम भाई ने 19 एट्रीब्यूट्स दे दिए, तो वो समझ लें हमारे लिए जो कायदे आजम के 14 नुकात हैं वो हमारे लिए 19 बहुत अच्छे पॉइंटर निकाले था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको हम लोग इतना अच्छे डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं और हर एक बंदा जो है वो फोकस है कि हमने इस मार्केट प्लेस को स्टडी करना, और उस मार्केट प्लेस के अंदर वो एट्रीब्यूट्स नहीं मिल रहे हैं तो हम लोग गूगल कर रहे होते हैं, गूगल करते वक्त हमको पता लग रहा होता है अच्छा यार ये है क्या भला, तो उससे हमारी को और अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज मिल रही होती है। देखिए ये फील्ड तो ऐसी है कि कोई इसमें अकले कुल तो है ही नहीं है। ये तो इस तरह है कि आप बोल देंगे यार आईटी की फील्ड पूरी मैं सीख लूँ तो ब्लॉकचेन मेरे को आ जाए, तो इस तरह ऐसे है कि यार ये तो, या साइंस पूरी आ जाए मेरे को, बायो साइंस पूरी आ जाए और पूरी केमिस्ट्री मैं सीख लूँ, इस तरह वाली कोई चीज़ तो है नहीं। तो हम जब एमबीए करके ये तो नहीं पूछते ना यार हम क्या करें अब जाके, तो एमबीए भी आपको एक बेसिक ही देता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर ले, एमबीए कर ले, वो आपको हर क्वालिफिकेशन आपको बेसिक्स ही बताती है उस चीज के डोमेन सारी, थोड़ी चीजें, कुछ प्रैक्टिस करवा ली, कुछ सवाल अकाउंटिंग के सवाल सॉल्व करते तो अकाउंटिंग के एग्जाम्पल सवाल सॉल्व करते ना। मगर जब एक्चुअल जब फील्ड में हम आते हैं तो
ऐसा हम देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता जैसा हमने पढ़ा होता है। सर यहाँ पे एक सवाल था जी छोटा। हाँ, वो तो ये शायद लास्ट क्वेश्चन है ये, बस मैं ले रहा हूँ। जी जी सर, वो ये था कि सर जैसे कोई भी हम प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं अभी एनएफटीज वगैरह के या ERC-20 के, तो क्या उनके बाद वो प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमें ज़रूरत है हम उनको ऑडिट कराएं? यार देखें, नॉर्मली हम जो कोड ले रहे होते हैं ना, ऑडिटेड कोड ही उसके अंदर है। कासिम, ये नोमान भाई ज्यादा आपको बेहतर जवाब दे सकते हैं सवाल अच्छा, का। मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली हम लोग ऑडिट, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ऑडिट क्यों कराते हैं। आप मैं एक एज ए डेवलपर मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा, सही है, और कॉन्ट्रैक्ट लिख के डिप्लॉय कर दिया, तो उसमें किसी कॉन्ट्रैक्ट में थाउजेंड्स लाइन होती हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट में 5000 लाइन होती हैं। अब एक एक लाइन को पढ़ना जो है वो जारी बात है, वो जो इन्वेस्टर होता है वो तो कोडर तो होता नहीं है। अब मैं अगर कुछ मेरी अगर इंटेंशन कुछ बीइंग अ डेवलपर सही नहीं है, तो मैं कोड में कुछ इस तरह की भी एक्टिविटी लिख सकता हूँ कि जितने भी फंड्स आ रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, उसका कुछ पोर्शन जो है वो डेवलपर के वॉलेट में चले जाए। ठीक है, तो मैंने एक तरीके से रग पुल कर दिया उसके अंदर। अब क्योंकि ये मैंने कोड लिखा है, तो उसके अंदर कोड के अंदर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, जो वॉलेट का एड्रेस है, तो वो तो उसके लिए एज ए कोड है, वो तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो उसको बचने के लिए वो क्या करता है कि वो ऑडिट कराता है पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कि इसके अंदर कोई ऐसा रगपुल एलिमेंट तो एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर सेकंड एक और चीज आ जाती है कि वो चाहता है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गेन किया जाए। कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस किस तरह गेन किया जाए कि भाई मैंने एक थर्ड पार्टी ऑडिट कराया हुआ है, और जो मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें रग पुल हो, जिसमें मैं चीट कर रहा हूँ अपने इन्वेस्टर्स के साथ। तो वो जो ऑडिट हुआ है उसकी ऑडिट रिपोर्ट बाकायदा पब्लिश होती है उसकी वेबसाइट के ऊपर। लोग जाके ऑडिट रिपोर्ट देख भी लेते हैं कि उसमें क्या कोड की क्वालिटी क्या है, उसके अंदर कोई इस तरह मैसी एलिमेंट तो नहीं इन्वॉल्व हुआ। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लाइक ऑडिटर्स इन डेप्थ देख रहे होते हैं उसके अंदर। आपने सुना होगा गैस कंजम्पशन फीस का भी एलिमेंट आ जाता है। फिर उसके अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस आ जाती हैं कि हमने अपने कोड के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज की हुई है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कोड तो नहीं यूज किया हुआ जिसके अंदर लूप लगा हुआ है, और लूप इस तरह है कि वो एंड लूप पे चला गया, तो उसमें तो फिर किसी ने अगर एक एनएफटी बाय किया, अगर एनएफटी बाय करने में उसका एंड लूप पे चला गया, तो उसके पास जितने भी वॉलेट के अंदर गैस है, वो ईथर है और या बीएनबीज हैं, वो तो चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ऑडिट में कंफर्म कर लेते हैं कि कोई लूप होल्स नहीं है उसके अंदर। जो ऑडिट टिट कोड है बिल्कुल वो उसके अंदर ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल क्लियर है। जी ठीक ठीक नोमान भाई, यहाँ पर यानी ये जो ऑडिट कराने का चार्ज होगा, तो वो एज अ क्लाइंट फिलअप कर रहा होगा उसका, या फिर ना डेवलपर दे रहा होता है? ना ना ना, डेवलपर देखें, डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो उसका तो काम टेक्निकल से रिलेटेड है ना। मैंने तो आपको एक कोड बना के दे दिया, अब आप बोलते हो भाई कोड के अंदर प्रॉब्लम है, मैं बोलता हूँ आप चेक करा लो किसी से। वो चेक कराने का मतलब ये है कि वो थर्ड पार्टी के पास जाता है, ऑडिटर के पास जाता है, ऑडिटर की अपनी फीस होती है, उसके पास भी 3 4 किस्म के वो जो है वो पैकेजेस होते हैं। कि स्टैंडर्ड पैकेज में वो क्या करेगा, सिर्फ कोड को चेक करेगा। फिर एक और पैकेज होता है कि उसके अंदर सिक्योरिटी चेकअप होता है। सिक्योरिटी चेकअप के अंदर कंप्लीट वो उसकी ट्रांजैक्शन को लेकर देख रहा होता है कि एक एक ट्रांजैक्शन के अंदर जो बाय एंड सेल की ट्रांजैक्शन है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई और रगपुल एलिमेंट तो नहीं है, कहीं मैंने कोड कहीं और से कॉपी करके चुराया हुआ तो नहीं है, जो कि ऐसा ना हो कि कहीं और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसका कोई लिंक हो। तो बहुत सारी चीजें जो कि इसके अंदर कवर होती हैं। ऑडिटर्स से जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो ऑडिटर्स से आपको नई चीजें मिलेंगी। ये भी एक डोमेन है, ठीक है, ब्लॉकचेन के अंदर, जिसको हम लोगों ने कभी टच ही नहीं किया। इसकी भी काफी डिमांड है, ठीक ठाक डिमांड है। लाइक अगर आप ऑडिटर बन जाते हैं और ऑडिटर बनने के बाद अपनी फॉर एग्जांपल एक ऑडिट फर्म भी लॉन्च कर देते हैं, तो आप एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जो ऑडिट करते हैं वो स्टार्ट होता है $600 से। ठीक है, जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। $1800 पे जो है वो सिक्योरिटी ऑडिट होता है। फिर एक कम्प्रीहेंसिव ऑडिट होता है, वो $5000 तक जाता है। ठीक है, तो ये भी एक अलग फील्ड है। अगर आप इसमें भी आना चाहते हैं तो दिस इज रियली वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। इसका भी बहुत बड़ा गैप है इसके अंदर ना, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू नोमान भाई। कोई और सवाल है तो क्लास वाइंड अप कर।
चलें, थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ सबसे ज़्यादा लर्निंग तो मैं कहता हूँ आप लोगों को पढ़ाने से मेरी खुद की हुई है। आप लोगों की तो उसके बाद पूरी कोशिश की है मैंने और हमारी पूरी टीम ने आपको पूरी ईमानदारी से पढ़ाने की। वो कहते हैं ना, बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज हमने देने की कोशिश की और बेस्ट ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और उसको मैक्सिमम अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो किसी नहीं, की I acknowledge for that. Really, you have done a wonderful job, और the way you explain the things, हम लोगों को काफी हद तक समझ में आया। बाकी सारी बातें जो थ्योरी जो है ना इतनी इजीली एब्जॉर्ब नहीं होती है, वो एब्जॉर्ब करने के लिए हमें खुद पढ़ना पड़ता है, लेकिन द वे यू डिलीवर रियली इज अमेजिंग ना। हम लोगों को काफी अच्छा लगा आपके साथ इंटरेक्ट करके। यार आप लोग बताए कोशिश की है बस इसको कि जितने लेमैन तरीके से समझाई जा सके। मैं बेसिकली इस तरह पढ़ाता हूँ कि काश मुझे इस तरह पढ़ाया गया होता या समझाया गया होता। जो चीज़ें मुझे समझ आती है ना, जितना मैं स्लाइड्स पे लिखता हूँ, जितने अल्फाज, कोई मुश्किल अल्फाज मुझे समझ नहीं आता निकाल देता हूँ कि जो मुझे नहीं समझ आ रहा मैं एज्यूम करता हूँ किसी को भी समझ नहीं आएगा। तो मैं खुद समझने की कोशिश करता हूँ कि मुझे किस तरह कितना समझ आएगा। तो ये सिलसिला है। थैंक यू सो मच। ऐसे बेसिस हुआ जैसे किसी बहुत प्रोफेशनल बंदे ने पढ़ाया और माशाल्लाह आपकी एक्सपर्टीज काफी है इसमें। नहीं बस यार पढ़ा के बेसिकली डेवलप कर बेसिकली कि आप लोगों से पहले थोड़ी एंट्री ले ली थी तो। और ये चीज़ें अच्छा बहुत सारी चीज़ें जो हमने स्टूडेंट्स को हमने नहीं पढ़ा थी, सब पहली दफ़ा ही पढ़ी है हम लोगों ने खुद भी और पढ़ाई भी है। सर थैंक यू उमर साहब, आपने बहुत टाइम दिया हमें, हम सबको सब बहुत सारी चीज़ें शेयर की, अपनी इंसाइट शेयर की, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। सर एक रिक्वेस्ट है सर ये रिकॉर्डिंग और ये पीडीएफ फाइल ये शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कराची के जो एरियाज है ना वो कैलेक्टिक की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम बात बताएं, कभी किसी हफ्ता हुआ है कि रिकॉर्डिंग या स्लाइड ना मिली हो? थोड़ा सा लेट हो जाता है। नहीं वैसे सर आप कर देते लेकिन थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए। मैं फिर कहता हूँ भेज दूंगा और सारी स्लाइड्स और सारी रिकॉर्डिंग ये सब अवेलेबल हो जाएंगी इंशाल्लाह। अगर कोई नहीं हो पाती उसके पीछे कोई टेक्निकल रीजन होता है, वैसे तो मेरे ख्याल से हुई है। जी जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमेशा आपने कहा जो पढ़ाना चाहते हैं, पार्टिसिपेंट करना चाहते हैं, वो आगे आए और वो डिस्कॉर्ड चैनल पे अपना डेटा शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप पे है ना? ठीक है सर, जी ठीक है। 1-to-1 भी कांटेक्ट कर ले, सही है, मुझसे करिए, सही है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।